A12 को A12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और A13 को A13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपके पास जो इंटरवल है वो सेकंड क्वाड्रेंट का है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए हमें यहाँ प्लस साइन A इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारा जो B के पोजीशन पर है वो क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स A का इनवर्स कहलाएगा। देखो जब भी A इनवर्स के खुद के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो वो क्या दे देगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। M इंटू मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू M पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ A, Ax इक्वल टू B। ठीक है, ऐसे करके आपको लिख देना है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर चैनल अपनी पाठशाला विद सुशील सर। मैं आज के इस वीडियो में आपको क्लास 12 मैथ्स अलजेब्रा का सेकेंड चैप्टर डिटर्मिनेंट पढ़ाने वाला हूं। हम लोगों ने ऑलरेडी इसका पहला चैप्टर मैट्रिसेस को कंप्लीट कर रखा है। अब ये डिटर्मिनेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एक छोटे से सेक्शन से हमारे एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। तो अगर हमने उस छोटे से सेक्शन को कवर कर लिया तो वहाँ से हमारा 5 मार्क्स एकदम सिक्योर हो जाएगा। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले हमें बेसिक्स को कंप्लीट करते हुए चलना पड़ेगा और छोटे छोटे क्वेश्चंस भी यहां से आते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग अपने इस चैप्टर डिटर्मिनेंट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देखने वाले हैं कि हमारा डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो डिटर्मिनेंट क्या है, तो इट इज ए वैल्यू और एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपका सबसे पहला पॉइंट यहां पर हो गया कि हमेशा डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही यहां पर आप निकाल सकते हो। डिटर्मिनेंट हमेशा आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा। तो अभी के बाद से हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम लोग निकालेंगे, और वो क्या है, एक पार्टिकुलर वैल्यू है या एक एक्सप्रेशन है। जब हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे कि वैल्यू और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो मान लेते हैं हमारे पास A कोई भी एक मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स आपका n क्रॉस n ऑर्डर का है, मतलब n ऑर्डर का है। हम लोग जानते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों बराबर होते हैं, इसलिए यहां पर रोज n लिखा हुआ है, कॉलम भी n लिखा हुआ है। तो अगर हमारे पास ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो डिटर्मिनेंट A ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसे आप मॉडुलस रीड नहीं करेंगे, ये मॉडुलस नहीं है। डिटर्मिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी आ सकता है। ये आपने जो दो लाइंस देखे हैं, दो वर्टिकल लाइंस, उसके बीच में A लिखा हुआ है, तो ये रीड किया जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये मॉडुलस ऑफ A हम लोग कभी रीड नहीं करेंगे। इसे क्या रीड करेंगे, इसे रीड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A। रीड ए डिटर्मिनेंट ऑफ A, ऐसे करके हम लोग रीड करेंगे। ऑफ A मतलब ऑफ मैट्रिक्स A। ठीक है, या तो हम ऐसे लिखे, नहीं तो हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, DET A मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A। लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो यहां रिप्रेजेंटेशन है वो ये है। ठीक है, तो अब हमारा यहां सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो वैल्यू या एक्सप्रेशन है किसका, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का। अगर हमारे पास n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमारा डिटर्मिनेंट ऐसे लिखाएगा, ऐसे रिप्रेजेंटेड होगा, या DET ऑफ A हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब यहां हमारा दूसरा क्वेश्चन बनता है कि हम लोग डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट कैसे करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो यहां पर आ रहा है वो है इवैल्यूएशन ऑफ द डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट तो हमने देख रखा है कि हमारा डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एग्जिस्ट करेगा। हमारे सिलेबस में यहां जो ऑर्डर है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का रहेगा या 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का रहेगा।
ऐसे मैट्रिक्स 4x4 ऑर्डर के भी हो सकते हैं, मतलब ऑर्डर 4 के भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में हमें ऑर्डर 3 तक ही जाकर डिटर्मिनेंट के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके हम लोग देखेंगे कि इसका इवेल्युएशन हम लोग कैसे करेंगे। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1 हो, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 हो, या किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 हो, उसका डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर चलते हैं 1x1 ऑर्डर मैट्रिक्स पे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 1x1 ऑर्डर मैट्रिक्स पर चलते हैं। अब यहां पर हमारे पास 1x1 ऑर्डर मैट्रिक्स में हमारे मैट्रिक्स के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट रहेगा। ठीक है, यहां पर एक ही रो और एक ही कॉलम होने के कारण जो हमारे एलिमेंट्स का काउंटिंग है वो सिर्फ एक है। तो ये हमारा हो गया 1x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स। जब इस मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो बस यही एलिमेंट एग्जिस्ट यहां करता हुआ देखा जाएगा। मतलब 1x1 मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा वो ये सिंगल जो एलिमेंट वहां एग्जिस्ट कर रहा है यही वो डिटर्मिनेंट वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए सपोज करिए हमारे पास 1x1 मैट्रिक्स में हमारा एलिमेंट जो है वो -2 है। तो जब हम लोग यहाँ डिटर्मिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो एग्जैक्टली -2 ही आएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा मैट्रिक्स जो है वो एलिमेंट -2 रखे हुए है, एक सिंगल एलिमेंट है, ऑर्डर 1 का मैट्रिक्स है, तो उसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो -2 आ गया है। अब यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं इसे कि ये -2 का मतलब ये दो जो वर्टिकल लाइन है ये मॉडुलस बिल्कुल नहीं है। अगर ये मॉडुलस रहते तो ए का वैल्यू कभी निगेटिव आता ही नहीं, इसलिए ये मॉडुलस कभी हम लोग रीड नहीं करते। हम लोग मॉडुलस ऑफ ए कभी नहीं बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मूव करते हैं सेकंड 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स पे। ठीक है, तो सेकंड हमारे पास आ गया 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी बहुत आसान है। तो हम लोग एक मैट्रिक्स अज्यूम करते हैं जिसका जो ऑर्डर है वो 2x2 है। दैट मीन्स इसके पास 4 एलिमेंट्स होंगे। वो एलिमेंट्स हम लोग अज्यूम करते हैं ए बी सी डी करके। ये हमारा एक ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब यहां पर हम लोग इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे तो वो भी देख लीजिए। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दिस स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इज, देखो ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। मतलब आप क्या कर रहे हो यहां पे, तो आपने यहां a को d से मल्टीप्लाई किया, तो सबसे पहले a मल्टीप्लाइडेड बाय d लिख देना है। ठीक है, ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद हमारा जो अदर डायगोनल एलिमेंट्स हैं c और b, इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और बीच में जो साइन रहेगा वो माइनस रहेगा। इस तरीके से हम लोग अपने ऑर्डर 2 के स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लोग यहां पर ले तो मान लीजिए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स x करके है और यहां पर हमारे पास है -2 1 3 एंड लेट इट इज 2। ठीक है, इस तरीके से है। अब ये ऑर्डर 2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है तो वो देख लीजिए आप। सबसे पहले आपको प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो -2 इंटू 2 करना है। ठीक है, तो -2 इंटू 2 इज -4। ठीक है, बीच में साइन माइनस रहेगा और फिर अदर डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स 3 इंटू 1 दैट इज 3। ठीक है, इस तरीके से आपके पास क्या आ गया, -4 माइनस ऑफ 3 दैट इज -7 इज योर आंसर। ठीक, तो इस तरीके से आप ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट वैल्यू को काफी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो यहां पर लास्ट रहेगा हमारे सिलेबस के हिसाब से वो है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। लेकिन ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट निकालने से पहले हमें यहां माइनर और कोफैक्टर निकालना सीखना पड़ेगा। ठीक है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो एक एग्जांपल लेकर यहां काम करते हैं, चीजें हमारे लिए तब काफी आसान रहेंगी। एक ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स अज्यूम करते हैं। इस तरीके से हमने एक ऑर्डर 3 का
स्क्वायर मैट्रिक्स एज्यूम कर लिया। अब इस ऑर्डर 3 के स्क्वायर मैट्रिक्स में आपके पास टोटल 9 एलिमेंट्स है। माइनर और कोफैक्टर जो होगा हर एक एलिमेंट का डिफाइंड होता है, मतलब 9 के 9 एलिमेंट्स के माइनर्स बनेंगे और 9 के 9 एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स भी बनेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, पहला है माइनर्स जिसको हम लोग MIJ से रिप्रेजेंट करेंगे। IJ का मतलब I रो के पोजीशन वाले एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और J कॉलम के पोजीशन वाले एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहां I का 1 और J का 1, मतलब 1 1 -1, ठीक है, इस एलिमेंट को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 1 का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम दैट इज -1 एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका माइनर M11 होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से I और J के पोजीशन के हिसाब से हमारे हर एक एलिमेंट का यहां पर माइनर डिफाइंड रहेगा। इसके बाद हमारे पास रहेगा कोफैक्टर्स जिसको हम लोग AIJ से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, निकालना बहुत आसान है, थोड़ा सा लेंदी लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में प्रैक्टिस से हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब जैसे बात करते कोई भी एक एलिमेंट की बात करिए आप, जैसे बात करते हैं इस 2 का, तो 2 किस पोजीशन पे है, तो ये 2 थर्ड रो और सेकंड कॉलम, मतलब इसको अगर हम बोलेंगे तो ये हो गया, इसका पोजीशन हो गया A32, तो M32 डिफाइंड होगा इसके लिए माइनर, और A32 कोफैक्टर डिफाइंड होगा। तो जो भी एलिमेंट आप चूज करोगे उसके कोरस्पॉन्डिंग माइनर्स डिफाइंड होंगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर डिफाइंड होंगे। ठीक है, अब माइनर निकालना सीख गए तो कोफैक्टर हमारे लिए बहुत आसान रहेगा। तो माइनर निकालते समय जिस भी आप एलिमेंट को पकड़ोगे उस एलिमेंट के रो और उस एलिमेंट के कॉलम, उस एलिमेंट के कॉलम को हटा देना है। तो देखो आपने 2 जिस रो में बिलोंग कर रहा है ये, उस रो को आपको हटा देना है, और जिस कॉलम में बिलोंग कर रहा है उस कॉलम को हटा देना है। तो हटाने के बाद आपके पास 4 एलिमेंट्स बचे, बस इन्हीं चारों का एक 2x2 मैट्रिक्स एज्यूम करते हुए डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लेना है, जो कि हम लोग पीछे कर चुके हैं। इन चारों एलिमेंट्स को आपको डिटरमिनेंट फॉर्म में एज इट इज लिखना है, और उसका डिटरमिनेंट वैल्यू जो कैलकुलेट होगा वही आपका क्या कहलाएगा, आपका माइनर कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम लोग माइनर कैलकुलेट करते हैं। तो आप समझ गए कि जैसे हम 2 का माइनर कैलकुलेट करेंगे तो इसके रो और इसके कॉलम को हटाएंगे, उसके बाद जो भी एलिमेंट्स बचेंगे उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 करके हम लोग माइनर देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट का -1 का, तो इसका पोजीशन है M11। ठीक है, पोजीशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो M11। अब इसके रो और कॉलम को हटा डालो। ठीक है, आप देखोगे कि ये गया इसका रो और ये गया इसका कॉलम, वो आपको क्या बचेंगे, ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे। तो चारों यहां पर लिखना है। ठीक है, तो आप देखो ये चारों बचे हुए एलिमेंट्स जो है ऐसे करके लिखे जाएंगे 1 2 एंड 2 3। अब आप इसे क्या करोगे, डिटरमिनेंट कैलकुलेट करोगे तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर अदर डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, दोनों के बीच में माइनस साइन रखना है। तो इट इज 1 into 3 is 3 minus 2 into 2 is 4। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो -1 आ जाएगा। ठीक है, अब लगे हाथ हम लोग कोफैक्टर भी निकालते हुए चलेंगे। उसके लिए देख लीजिए, जब आपका माइनर कैलकुलेट हो जाएगा तो कोफैक्टर कैलकुलेट करने के लिए आपको माइनर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1 का पावर I प्लस जे, मतलब रो के पोजीशन और कॉलम के पोजीशन को जोड़ के -1 के पावर पर बैठा देना है और उसको माइनर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कोफैक्टर निकल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहां C11 निकालना चाहते हैं तो हम लिखेंगे -1 का पावर 1 + 1 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द माइनर ऑफ दिस पोजीशन दैट इज -1। अब आप देखोगे कि -1 का पावर क्या बन गया, 1 + 1 का मतलब ये इवन बन गया, तो -1² इज +1, मतलब वो पॉजिटिव हो गया, प्लस इंटू -1 इज -1। ठीक है, तो इस तरीके से हमने माइनर और कोफैक्टर दोनों निकाल लिया। अब बात करते हैं फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट का, तो ये हो जाएगा हमारा M12।
तो यहां M12 कैलकुलेट करने के लिए इसका कॉलम और इसका रो हटाएंगे, ठीक है। तो देखिए आपका क्या हटा, ये हटा, ये रो हटा और ये कॉलम हटा, बचे क्या, ये 4 एलिमेंट्स 2 2 1 3। तो चारों को आपको लिख लेना है। तो ये हो गया 2 2 1 3। अब डायरेक्ट लिखते हैं इसे, 2 इंटू 3 इज 6 माइनस 2, तो 6 माइनस 2 इज 4। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो C12 कैलकुलेट करना है। तो -1 का पावर, अब यहां रो 1 कॉलम 2 मल्टीप्लाइडेड बाय माइनर 4, ठीक है। तो -1 का पावर 3 हो गया, मतलब ऑड हो गया, तो ये निगेटिव साइन दे देगा, तो ये आ जाएगा -4, ठीक है। तो माइनर में सब साइन अटैच होता है तो वो कोफैक्टर कहलाने लगता है। अब यहां हम लोग देखते हैं, माइनर तो निकालना सीख ही रहे हैं, तो इसको हटा लेते हैं। हमारा तीसरा जो ये एलिमेंट है फर्स्ट रो का, उसका पोजीशन क्या हो गया हमारे लिए, तो वो हो गया फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, ठीक है। तो इस 2 के कॉलम और रो को हटा लीजिए, आप देखोगे 2 1 एंड 1 2, ये 4 एलिमेंट्स बचे हैं, ठीक है। तो अब आपको नजर से ही देखकर ये काम करना पड़ेगा कि कौन से 4 एलिमेंट्स यहां बच रहे हैं। उसके बाद आपको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो आप देखोगे 4 - 1 इज 3, ठीक है। अब जब आप A13 कैलकुलेट करोगे, कोफैक्टर जब कैलकुलेट करोगे, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। यहां देख लीजिएगा 1 + 3 इज 4, तो जब इवन पावर में जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव इंटू माइनर वैल्यू करना है, तो ये आ जाएगा +3, दैट इज 3। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज सेकेंड रो में चलते हैं, तो इट इज M21। तो 21 का मतलब ये 2 हो गया, तो इसका रो हटाइएगा और इसका कॉलम हटाइएगा, तो देख लो कौन कौन सी एलिमेंट बच रहे हैं। तो 1 2 2 3, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे आगे वाले को, तो इट इज 1 2 एंड 2 3। तो ये आ जाएगा, देखिए 3 - 4, 1 इंटू 3 एंड 2 इंटू 2 इज 4, तो 3 - 4 इज -1। क्लियर है यहाँ पे। तो अब जब हम लोग इसका कोफैक्टर निकालेंगे, तो पावर जो बनेगा वो ऑड बनेगा, 2 + 1 3 बनेगा, तो वो निगेटिव देगा। तो निगेटिव ऑफ -1 इज +1, तो वो +1 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट मूव करते हैं M22 के। तो ये एलिमेंट है, तो इसका आप रो हटाइएगा, इसका कॉलम हटाइएगा, तो 1 2 3 4 एलिमेंट्स बचेंगे। तो -1 2 1 3, तो ये साफ साफ दिख रहा है, -1 इंटू 3 इज इट इज -3 -2, तो -3 -2 इज -5। यहां आप पावर देखोगे, जो -1 पे बैठेगा वो बैठेगा 4, तो 4 इज इवन, सो वो प्लस हो जाएगा, तो प्लस -5 प्लस इंटू -5 इज -5। क्लियर। देन M23, तो 2 3 में हमारे पास ये 2 है, तो इसका कॉलम और इसका रो हटाएंगे, तो 1 2 3 4, दैट इज -1 1 एंड 1 2, तो ये हो जाएगा -2 -1 इज -3। और जब हम पावर देख रहे हैं यहाँ पे, तो पावर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये क्या हो गया, तो ये 2 + 3 5 हो गया, मतलब माइनस निकलेगा, तो माइनस इंटू -3 इज +3, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास लास्ट रो में हम लोग इंटर करने वाले हैं, तो ये हो गया थर्ड रो एंड द फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अब 1 के रो और कॉलम को हटाएंगे, तो 1 2 1 2 आएगा, तो इट इज 1 2 1 2 एंड इट इज 0, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा A31 इज इक्वल टू अगेन 0। क्लियर है। देन M32, तो M32 में हमारा 2, तो ये कॉलम और ये रो जाएगा, तो -1 2 एंड 2 2, ठीक है। तो हमारे पास -2 -4 इज -6। सिमिलरली A32 डाले, तो 3 + 2 इज 5, तो निगेटिव आएगा, तो माइनस इंटू -6 इज +6। M33 लास्ट एलिमेंट हमारे पास है, इट इज 3, ये गया, तो -1 1 2 1, तो -1 1 एंड 2 1, तो ये हमारे पास -1 और -2 -3, ठीक है। पावर क्या हो गया, ये 6 हो गया, तो प्लस इंटू -3 इज -3,
तो देखिए आपके 9 के 9 माइनर्स और कोफैक्टर्स दोनों यहां कैलकुलेट हो गए। ठीक है, तो माइनर्स और कोफैक्टर्स कैलकुलेट होने के बाद हम लोग डिटर्मिनेंट वैल्यू पे चलते हैं। अब डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करने के लिए आपको यह प्रॉपर्टी नंबर 1 आना चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बोलता है? द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ एनी रो कॉलम विद द corresponding cofactors of same row is determinant value। ठीक है, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी रो, आप यहां किसी भी रो को उठाइए, अब उस रो के एलिमेंट्स को उसके ही कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए तो वो आपको डिटर्मिनेंट दे देगा। बोलने का मतलब है, यहीं पर आते हैं, अगर हमें इसी ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है, सपोज करिए कि हमें इसी ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है, मतलब ये कैलकुलेट करना है, तो आप किसी भी रो को उठाइए। जैसे हम फर्स्ट रो को उठाते हैं, तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट है -1 और इसका कोफैक्टर कौन है? -1 का कोफैक्टर। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा सी लिखा गया है, इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको ए लिख लेते हैं। यहां पर भी हम ए लिख लेते हैं, ए से ही हम लोग कोफैक्टर को यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो -1 का जो कोफैक्टर है वो है -1, तो ये रहा आपका इंटू -1, प्लस डालना है। फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट उठाइए, आप किसी भी कॉलम को भी उठा सकते हो, अभी हम फर्स्ट रो को उठा रहे हैं, तो वो है 1। जब बात करें इस 1 की कोफैक्टर का, तो वो है -4, तो मल्टीप्लाइडेड बाई -4, प्लस साइन डालेंगे फिर से, तीसरा तो 2, और इसका कोफैक्टर कौन है? तो देखिए ये 3 है, मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए तो वो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके दे देगा। तो कितना हो गया? ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया -4 और ये हो गया 6 हो गया। 6 + 1 is 7, 7 - 4 is 3। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है वो है 3। क्लियर है? अब एक और काम करते हैं, हम किसी कॉलम को उठाते हैं यहां, ठीक है, किसी भी कॉलम को, ताकि ये हमारा चेक हो जाए। तो हम सेकंड कॉलम को उठाना चाहते हैं और फिर डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, सेकंड कॉलम को उठाकर हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग ये उठा रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, यहां पर उठाएंगे हम। तो पहला एलिमेंट है 1, तो 1 × -4 प्लस साइन। दूसरा एलिमेंट 2 है, ये 2 पोजीशन का एलिमेंट है, तो ये 1 हो गया, तो 2 पोजीशन वाला कहां गया? तो यहां -5। ठीक है, और जब हम लोग देखेंगे ये पोजीशन, तो ये 3 है, तो 3 कहां गया? इट इज 6 आ गया, तो 2 × 6 आ गया। ठीक है, अब इसका भी वैल्यू कितना आना चाहिए? तो 3 आना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट रो से 3 आया था, तो सेकंड कॉलम से भी 3 आएगा। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप काम करो, आपका डिटर्मिनेंट वैल्यू यूनिक ही आना चाहिए। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास -4, ये आ गया -5 और ये 12 आ गया। तो देखिए, तो 9 + 12 इज नथिंग बट 3। तो आप किसी भी रो को उठा लो, किसी भी कॉलम को उठा लो, आपको उस रो के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है, आपके पास डिटर्मिनेंट वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, इतना आसान है ये। तो ये हम लोग डायरेक्ट भी आगे चलकर करेंगे। पहले प्रॉपर्टी को समझ लिए, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करने से हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाता है। ठीक है, मतलब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए A11 को A11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, A12 को A12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और A13 को A13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपका डिटर्मिनेंट वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब एक और यहां एग्जांपल लेकर हम लोग डायरेक्ट डिटर्मिनेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए एक मैट्रिक्स हम लोग एज्यूम करते हैं यहां पे, और वो है -1 0 1।
ठीक है, 1 2 1 1 2 3, इस टाइप का हमारे पास एक ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है। तो देखो कैसे डायरेक्ट निकालते हैं। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को एज्यूम कर सकते हो। तो आप कुछ भी, कोई भी रो को एज्यूम करो। अब देखिए यहां पर एक और चीज आपको समझना पड़ेगा कि जैसे कोफैक्टर के पास साइन है, कोफैक्टर के पास क्या है, साइन है। जैसे हम लोग बात करते हैं यहां फर्स्ट एलिमेंट के पास साइन क्या बना, 1 + 1, -1 का पावर 1 + 1, मतलब -1 का पावर 2, दैट इज प्लस साइन हो जाएगा। तो आप यहां से स्टार्ट करिएगा, यहां प्लस साइन देना है, उसके बाद अल्टरनेट चेंज कर दीजिए। इसके पास प्लस है तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। इसे दिखाना नहीं, ये दिमाग में रहना चाहिए और इस तरीके से आप ऐसे काम कर सकते हो। जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे सबके पास पॉजिटिव साइन रहेगा। आप खुद देख लो, A11 के पास कैसा साइन बचा, 1 + 1 मतलब प्लस साइन बचेगा। A22 के पास तो 2 + 2 4, तो प्लस साइन आएगा। सिमिलरली, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, अब समझिए, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आप पकड़िएगा। आप एक्सपेंशन किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में कर सकते हो। जैसे हम लोग बाय डिफॉल्ट फर्स्ट रो को ही हम लोग पकड़ते हैं, तो फर्स्ट रो को पकड़ लीजिएगा। यहां पर क्या है, प्लस साइन है, हिडन प्लस साइन। आपको दिमाग में होना चाहिए कि प्लस साइन है। यहां पर क्या साइन है, माइनस, यहां पर प्लस। ये लिखना नहीं है, दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। तो आपको लिखना है प्लस ऑफ -1, एलिमेंट को लिखना है यहां। तो प्लस ऑफ -1 इज -1, क्लियर। उसके बाद डिटर्मिनेंट लिखना है, इसे डिटर्मिनेंट का साइन बनाना है। और हमने क्या कर रखा है कि इस एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो कोफैक्टर का साइन यहां पता चल चुका है, तो -1 का पावर i + j हम लोग करने वाले नहीं है, सीधा प्लस माइनस प्लस करते जाएंगे। कोफैक्टर में क्या काम करते हैं कि इस एलिमेंट के रो और कॉलम को हटा लेते हैं। रो और कॉलम को हटाने के बाद जो एलिमेंट्स बचता है उसको लिख लेते हैं, ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरा एलिमेंट 0 है, कुछ और भी हो सकता था, तो हम लिखते हैं -0, ठीक है। अब इस एलिमेंट के कॉलम और रो को हटाएंगे, जो बचेगा वो यहां लिखाएगा, ठीक है। साइन के साथ ये माइनर हो गया, तो ये कोफैक्टर हो रहा है और इस कोफैक्टर को कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तीसरा एलिमेंट +1 करना है। अब इसके कॉलम और रो को हटाते हुए जो भी एलिमेंट्स बचेंगे उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू, मतलब साइन के साथ माइनर तो कोफैक्टर के साथ एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्या काम करना है, एलिमेंट को साइन के साथ बैठाइए, उसके रो और कॉलम को हटाते हुए जितने एलिमेंट्स बचेंगे उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखिए। फिर दूसरा एलिमेंट रखिएगा साइन के साथ, इस एलिमेंट के कॉलम और रो को हटाते हुए अपना डिटर्मिनेंट क्रिएट करना। फिर तीसरा, ऐसा आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। ये हो गया -1, 2 × 3 = 6, -2, ये तो हो जाएगा 0, ठीक है, +1 मल्टीप्लाइडेड बाई 2 - 2। सॉल्व करते हैं, -1 × 4, ये 0, ये 0 आ गया, -4। इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो कितना है, तो -4। ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब यहां पर दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर किसी भी रो के एलिमेंट्स को दूसरे रो के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका वैल्यू 0 आएगा, ठीक है। तो चलिए इस बात को हम लोग देखते हैं वापस से पीछे जाके। तो अब हमें क्या करना है, यहां पर किसी भी रो या कॉलम को उठाना है। चलिए इस बार हम लोग ये थर्ड रो को उठाते हैं। तो थर्ड रो में हमारे पास एलिमेंट है 1 2 और 3। अब ये थर्ड रो के जो एलिमेंट्स है, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, इनको मल्टीप्लाई करना है किसी और रो के कोफैक्टर के साथ। मतलब यहां पर हम ऊपर वाले इस सेकेंड रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो सेकेंड रो में हमारे पास क्या आ गया, पहला है 2 1, ठीक है। ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है 2 1, वेयर इज 2 1,
सो हियर into 1 प्लस करना है। फिर 2 2 वेयर इज 2 2 तो -5 प्लस साइन, और ये हमारा हो गया 2 3 तो वेयर इज 2 3 इट इज 3। ठीक है, तो आप देख लो यहां पर क्या आ जाएगा, ये आ गया 1, ये आ गया -10 और ये आ गया 9, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। आप ऐसा काम किसी आप फर्स्ट रो के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते किसी भी अदर रो के एलिमेंट्स के साथ, तो वापस से आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको यहां क्या ध्यान में रखना है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को दूसरे के रो या दूसरे के कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे तो वहां पर उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए। देन एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। अब हम लोग यहां देखने वाले हैं कि हम लोग डिटर्मिनेंट से क्या क्या काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल दिया हुआ रहेगा, कोई भी एक ट्रायंगल आपके पास है, ठीक है, और इस ट्रायंगल के आपके तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं। मान लेते हैं ये हो गया A x1 y1, ये B हो गया x2 y2 और ये C हो गया x3 y3। तो इस तरीके से ये तीनों वर्टिसेस के हमारे पास क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिटर्मिनेंट मेथड से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो 1/2 डिटर्मिनेंट x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड तीसरा जो कॉलम होगा उसमें एलिमेंट्स 1 1 1 रहेंगे। वेरी सिंपल। तो ऐसे करके आप किसी भी ट्रायंगल के एरिया को कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, ये पहला हो गया हमारा। दूसरे एप्लीकेशन में हम कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी को डिफाइन कर सकते हैं। कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी मतलब हमारे गिवन 3 पॉइंट्स जो हैं वो कॉलिनियर है कि नहीं है। ठीक है, सपोज करिए कॉलिनियर का मतलब तो सब लोग जानते होंगे कि 3 पॉइंट्स अगर सेम लाइन पर लाई कर रहे हैं तो वो कॉलिनियर कहलाएंगे। जैसे मान लेते हैं वापस से A, B और C ये हमारे 3 पॉइंट्स हैं और कोऑर्डिनेट्स वापस से हम लोग x1 y1 x2 y2 और x3 y3 लेते हैं। तो बाबू यहां पर जब तीनों लाइन एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई कर जाएंगे तो वहां पर ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता है और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी में जो आपके पास डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगा, ठीक है, किसका, तो x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1 का अगर ये 0 आ जाता है तो आप क्या बोलोगे कि आपके तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हैं। मतलब आपको अपने पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में एक डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप 0 दिखा पा रहे हो तो आप क्या बोलोगे, सिंस द डिटर्मिनेंट वैल्यू इज 0 देयरफॉर द 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। तो वेरी सिंपल, हमने कुछ नहीं किया है, अपने ट्रायंगल के एरिया को 0 कर दिया है। ट्रायंगल का एरिया 0 होने का मतलब आपका बी पॉइंट जो है वहां हाइट खत्म हुआ, मतलब वो भी कहां आ गया, AC लाइन पर आ गया, तो ये कॉलिनियर हो गया। ठीक है, अब यहां तीसरा जो कंडीशन है वो हम लोग किसी भी लाइन जो कि 2 पॉइंट से पास कर रहा हो उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा क्या है, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स नेम A x1 y1 एंड B x2 y2। मतलब ये 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन का हम लोग इक्वेशन डिटर्मिनेंट की मदद से लिख सकते हैं। कैसे, तो वो भी समझिए। हमारे पास ये एक लाइन हो गया, ये लाइन किससे पास कर रहा है, तो पॉइंट A x1 y1 से, और किससे, तो पॉइंट B x2 y2 से। ठीक है, आप जानते होंगे ये हमारे पास क्लास 11th में है कि लोकस से ही हम लोग किसी भी कर्व का इक्वेशन लिख पाते हैं। ठीक है, लोकस हमें निकालना पड़ता है।
अब उस लोकस को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास एक आर्बिट्रेरी पॉइंट एक्स वाई होना चाहिए, तो हमने एक्स वाई को यहां ले लिया है। अब ये तीनों एक ही लाइन में लाई करेंगे तभी तो लाइन का इक्वेशन लिखाएगा। लाइन मतलब तीनों का तीनों एक ही लाइन पे लाई करना। इसका मतलब हमारे पास वापस से डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होने वाला है, 0 होने वाला है इन तीनों पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो जो एक्स वाई है उसे आप ऊपर लिखिएगा, x1 y1 1 सेकेंड रो बना लीजिएगा और x2 y2 1 ये थर्ड। ठीक है, यहां दोनों में डिफरेंस इतना आया है कि यहां तीनों पॉइंट्स आपके पास होंगे। ये आपका पहला रो होगा, दूसरा रो होगा, तीसरा रो होगा, लेकिन यहां पहला रो जो होगा एक्स वाई के टर्म में होगा। ठीक है, तो यहां एक्स वाई के टर्म में ये डिटर्मिनेंट आएगा और वो आपका इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास यहां 3 एप्लीकेशंस हैं। पहला एप्लीकेशन था कि हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाता है तो ये कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी दे देगा। अगर इक्वेशन लिखना है तो आर्बिट्रेरी पॉइंट एक्स वाई के रिस्पेक्ट में हम लोग यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए यहां पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो यहां पर जैसे एक डिटर्मिनेंट वैल्यू को 0 करके दिया है और यहां पर एक अननोन है, दैट अननोन इज अल्फा, उस अल्फा के वैल्यू के बारे में पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग यहां पर देखते हैं कि अल्फा का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट साइन जो रहेगा प्लस माइनस प्लस करके रहेगा। सो अल्फा, अब इसका यहां पर क्या लिख देना है, इसके कॉलम और रो को हटाकर जो भी बचेंगे उसका डिटर्मिनेंट लिखना है। ठीक है, दैट इज 2 1 4 1 माइनस साइन -3। ठीक है, कॉलम और रो हटाइएगा तो आएगा 1 1 1 1, देन +4 तीसरा एलिमेंट एंड दिस इज कॉलम और रो हटाएंगे तो 1 2 1 4। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से इसका वैल्यू क्या है, 0 है। कैलकुलेट करते हैं यहां पे तो आ जाएगा अल्फा 2 -4 -3 1 -1 +4 4 -2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर आ जाएगा -2 अल्फा, यह आ जाएगा 0 और यह आ जाएगा 2 × 4 इज 8, तो आ गया दिस वन। सो नाउ अल्फा इज इक्वल टू साइन अपोजिट जाएगा निगेटिव, निगेटिव निगेटिव कैंसिल, तो 8/2 एंड दैट इज इक्वल टू 4। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये हमारा यहां आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि लेट ए बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। एक ऑर्डर 3 का हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू x है। तो यहां पर 2023 के पावर x का वैल्यू हमें बताना है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहां पर हम लोग रिजल्ट तो जनरलाइज्ड कर ही लेंगे, लेकिन सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक स्क्यू सिमेट्री 2x2 का लेते हैं, सॉरी ऑर्डर 3 का लेते हैं। तो ऑर्डर 3 का एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर हम लेते हैं तो इसके पास जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सबसे पहले 0 कर लेंगे। अब कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन जैसे यहां पर हम लेते हैं 2 तो यहां लेंगे -2, यहां लेंगे 3 तो इसका कोरस्पॉन्डिंग अपोजिट पोजीशन यहां रहेगा तो -3 करना है। यहां लिखेंगे -1 तो यहां लिखेंगे 1। ठीक है, इसका कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन ये है, तो एलिमेंट सेम रखने हैं बट साइन अपोजिट कर देना है। अब इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया जाए। तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए आपके पास पता है कि हिडन साइन क्या है, प्लस माइनस प्लस, इसी फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं हम लोग। तो 0 मल्टीप्लाइडेड बाई कॉलम और रो 0 का गया तो ये आ गया 0 1 -1 0। फिर दूसरा एलिमेंट माइनस साइन के साथ 2, तो इसका रो और कॉलम हटाएंगे तो ये कॉलम और ये रो हटा, -2 1 -3 0। तीसरा एलिमेंट है +3, तो इसका भी हम लोग रो और कॉलम हटाकर लिखते हैं तो -2 0 -2 0 -3 -1। ये पहला वाला तो आपका 100% 0 हो गया। यहां जब देखेंगे तो हमारे पास आएगा -2। ठीक है, -2 इंटू -2 इंटू 0 इज 0, माइनस ऑफ -3 इज +3। ठीक है, तो 3
यहां पर देखेंगे +3 हमारे पास है, वापस से -2 इंटू -1 इज 2, -3 इंटू 0 इज 0, जस्ट 2। जब सॉल्व करिए आपके पास क्या रिजल्ट मिलेगा, तो 0 मिलेगा। तो इसे अब हम जनरलाइज कर देते हैं कि अगर आपके पास, ठीक है, द डिटर्मिनेंट वैल्यू, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए skew symmetric matrix of order 3, 5, 7 of order, मतलब ऑर्डर हम लोग 3, 5, 7 का मतलब, बोलने का मतलब ऑड ऑर्डर ले रहे हैं, ऑफ ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। दैट्स वाई डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 0 एंड डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू x, दैट इज x इज ऑल्सो इक्वल टू 0। देयरफॉर 2023 पावर x का मतलब हो गया, ये हो गया 2023 पावर 0 एंड द वैल्यू इज इक्वल टू 1, आंसर। ठीक है, तो आप ये लिखते हुए आंसर दे सकते हो, या एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा तो हम डायरेक्ट यहां से ऐसे आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यहां पर ये अगेन हमारे पास एक अननोन x का क्वेश्चन है, मतलब ये डिटर्मिनेंट +3 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, देन बोल रहा है कि x का वैल्यू बताइए। चलिए इसके डिटर्मिनेंट को सबसे पहले निकाल लेते हैं हम लोग। वापस से आपका साइन क्या रहेगा, प्लस रहेगा, माइनस रहेगा, प्लस रहेगा, वो अब आपको दिमाग में रखना है। तो हम लोग एक्सपेंड करते हैं, तो ये आ गया +2, दैट इज 2। अब रो और कॉलम को हटाएंगे तो आएगा x, 9, 1। फिर जब फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट लिखेंगे तो साइन लगा देंगे -3। इसके रो और कॉलम को हटाएंगे तो आ जाएगा x, 4, 1। तीसरा एलिमेंट हमारे पास है 2, तो +2 लिखेंगे, और रो और कॉलम को हटाएंगे तो वापस से आएगा x, 4, 9। प्लस में क्या है, तो 3 है, एंड दिस इक्वल टू 0। बहुत आसान है, सॉल्व करते हैं। ये आ गया 2, पहले प्रिंसिपल डायगोनल, तो x इंटू 1 इज x माइनस 9x। डायरेक्ट भी लिख सकते थे हम लोग, यहां आ जाएगा x माइनस 4x, यहां आ जाएगा 9x माइनस 4x, एंड +3 इक्वल टू, +3 इक्वल टू 0। ठीक है, देन इट इज -8x + 2 इज -16x, and it is -3x minus 3 is +9x, and 5x plus 2 is 5x into +2 is, it is 10x। अब +3 इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाएगा 19 minus 16 is 3x, अब +3 इक्वल टू 0। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -1। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रोसीड करते हुए अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें ए बी प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट चाहिए। ए हमारे पास है, बी भी हमारे पास है, तो इनका प्रोडक्ट करना है, तब इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ए बी प्रोडक्ट निकालते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0, -1, 0, 2, और मैट्रिक्स में प्रोडक्ट निकालना हम लोग सीख चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले वहां जाकर मैट्रिक्स कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आपका डिटर्मिनेंट स्ट्रांग रहे। यहां जानते हैं हम लोग रोज टू कॉलम हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, तो रो 1 का जो एलिमेंट्स है कोरस्पॉन्डिंग कॉलम्स के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा। जैसे फर्स्ट एलिमेंट कॉलम 1 के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 0 इंटू 3 इज 0, -1 इंटू 0 इज 0, तो पहला एलिमेंट 0 ही आएगा। अब ये दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, 0 इंटू 5 -1 इंटू 0, अगेन 0। सिमिलरली यहां पर जब हम जाएंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। ये फर्स्ट कॉलम से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा है, और सेकंड कॉलम से भी 0 आ जाएगा।
तो ये नल मैट्रिक्स हो गया। तो नल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा वो हमेशा 0 होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास इस डिटर्मिनेंट का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, देन अगेन साइन हमारे पास प्लस माइनस एंड प्लस। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 1 इंटू, अब रो और कॉलम हटाएंगे तो हमारे पास रहेगा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, -1 फिर आ जाएगा हमारे पास। इसके रो और कॉलम को हटाते हैं तो हमारे पास ये दोनों हट जाएंगे, आ जाएगा 1 एंड 1 प्लस कॉस थीटा। देन थर्ड वन इज +1 एंड इट इज 1 प्लस साइन थीटा, 1 एंड 1। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं इसे तो हमारे पास यहां आ जाएगा 1, तो प्रोडक्ट है तो सब जगह से 1 हम हटा ही लेते हैं, डायरेक्ट इसका लिखते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा -1। ठीक है, ये पहला हमारा हो गया -1। यहां पे लिखते हैं 1 प्लस कॉस थीटा -1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस कॉस, सॉरी इट इज साइन थीटा, और ये ब्रैकेट में रखते हैं। क्लियर, यहां सॉल्व करते हैं हम लोग, देखेंगे यहां 1 इंटू 1 इज 1 -1 कैंसल, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, अब प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, यहां हमारे पास आ जाएगा इट इज कैंसल एंड माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अगेन हमारे पास यहां से ये 1 - 1 कैंसल, ये माइनस साइन थीटा। आप देखोगे तो ये कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा से कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमारा आइडेंटिटी क्रिएट हो जाए। ये हो जाएगा 1/2 साइन 2 थीटा। ठीक है, अब इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा जब साइन 2 थीटा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू इज 1/2 इंटू 1, दैट इज 1/2 इज योर आंसर। ठीक है, साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो यहां रख देना है क्योंकि 1/2 तो कांस्टेंट है, तो ये तभी मैक्सिमम हो सकता है जब हमारा साइन मैक्सिमम हो जाए, और साइन मैक्सिमम कहां होता है तो 1 पे होता है। ठीक है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1, तो हमने अपने इस साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 डाल दिया, तो 1 इंटू 1/2 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट। ठीक है, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जब इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपके पास एक इंटरवल दिया हुआ है, और ये इंटरवल कैसा है, तो हमारा जो इंटरवल है वो है π/2 टू पाई। ठीक है, π/2 टू पाई को हम लोग यहां से कंसीडर करते हैं, ये रहा π/2 और ये रहा पाई, दैट मीन्स हम जहां कहीं भी हैं वो है सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में हैं, और ये इंटरवल देने का ही मतलब है कि आपको बता दे कि आप किस क्वाड्रेंट में हो, तो आप सेकेंड क्वाड्रेंट में हो। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो विच द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक और यहां हम लोग कंसेप्ट जनरेट कर लेते हैं, ये पीछे ही दे देना चाहिए था डिटर्मिनेंट के पास ही, लेकिन बहुत छोटा सा चीज है, इसे यहां पर भी हम देख सकते हैं। हमारे पास डिटर्मिनेंट बेसिस पर 2 टाइप्स का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, छोटा सा चीज है, बहुत जल्दी हमारा कवर हो जाएगा, पीछे था लेकिन चलिए यहां पर भी हम लोग देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ऑन द बेसिस ऑफ डिटर्मिनेंट, जिस भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। छोटा सा चीज है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 है तो उसको हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। अगर उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं है तो उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, बस इतना ही छोटा सा चीज था जो कि छूट गया था, लेकिन हमने उसे यहाँ इस क्वेश्चन के में आते ही कवर कर लिया है। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 है तो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, और जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं है उसको क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो डिटर्मिनेंट बेसिस पर मैट्रिक्स के 2 टाइप हो गए, जिसका 0 सिंगुलर, जिसका नहीं 0 वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, छोटा सा चीज आप नोट कर लीजिएगा इसे।
अब हमारे पास इस क्वेश्चन में बोला है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसे 0 करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और साइंस के हिसाब से x के वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। सिंस गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर, हमारा मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है। देयरफॉर, इसलिए इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो आप देखोगे तो मल्टीप्लाई करिए तो 4 sin स्क्वायर x आ गया, एट इट इज -3 = 0 आ गया। तो हम लोग यहां से देख सकते हैं कि हमारा sin x क्या आ जाएगा, इट इज √3/2 अब प्लस माइनस साइन। ठीक है, लेकिन आपका साइन किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, वो पॉजिटिव रहता है। आपके पास जो इंटरवल है वो सेकंड क्वाड्रेंट का है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए हमें यहाँ प्लस साइन को कंसीडर करेंगे, माइनस को नेग्लेक्ट कर लेंगे। ठीक है, क्लियरली जो हमारा x है वो है सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, देयरफॉर जो साइन x का वैल्यू होगा वो क्या होगा, √3/2, क्योंकि हमें साइन को पॉजिटिव रखना है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो अब हम लोग यहां आगे चलकर क्या बात करेंगे कि x का वैल्यू क्या होगा, तो आप खुद ही देख लीजिए। √3/2 मतलब साइन के पास कौन सा एंगल आ गया, इट इज 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज √3/2। तो x का वैल्यू आ गया 60 डिग्री, जिसको हम लोग यहां पर बोल सकते हैं इट इज π/3। ठीक है, π/3 हो गया। लेकिन हमें सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, तो ये एंगल को क्या लिखेंगे, π - π/3। ठीक है, और इसे सॉल्व करेंगे तो 2π/3 आ जाएगा। याद रखिएगा, आप सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए अपने इस एंगल को सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसे ले जाइएगा। तो इस तरीके से हमारे x का वैल्यू क्या आ जाएगा, इट इज 2π/3 एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पर इसे दिखाना है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, मतलब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो उस सॉल्यूशन में हमारा थीटा बिल्कुल भी नहीं प्रेजेंट रहना चाहिए, मतलब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू थीटा से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो चलिए फटाफट करते हैं इसे, वापस से रो1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे। तो साइन तो हमें पता है ही, ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, x इंटू को रो और कॉलम गायब करेंगे, इस तरीके से लिख देना है। फिर माइनस साइन थीटा लिखना है, दूसरा एलिमेंट हो गया, लेकिन माइनस साइन डालेंगे हम लोग, रो और कॉलम हटाएंगे तो माइनस साइन थीटा 1 cos थीटा एंड x। तीसरा एलिमेंट है cos थीटा, अगेन हम लोग उसके रो और कॉलम को हटाकर लिखते हैं तो माइनस साइन थीटा माइनस x, इट इज cos थीटा एंड 1। ठीक है, इस तरीके से अब सॉल्व करते हैं इसे। ये आ जाएगा x - x² -1। ठीक है, यहां सॉल्व करते हैं, माइनस साइन थीटा, ये आ जाएगा -x साइन थीटा माइनस cos थीटा, ये आ जाएगा cos थीटा, यहां सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस साइन थीटा प्लस x cos थीटा, क्योंकि प्रोडक्ट निगेटिव है, बीच का साइन भी निगेटिव होता है, तो हमने यहां बीच में डायरेक्ट प्लस लिख दिया है, -x³ माइनस x प्लस x साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा, और ये आ जाएगा x cos स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल। ठीक है, अब देखेंगे आप तो यहां पर आपको दिखेगा कि x कॉमन लेते हैं तो हमारे पास यहां से साइन स्क्वायर थीटा और वहां से cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, हमारे पास आ जाएगा -x³ माइनस x अब प्लस x आ जाएगा, ये दोनों कैंसल, आंसर इज -x³। नाउ द ऑब्टेन्ड वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ये हमारा वैल्यू थीटा से इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, तो वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है, एक्सपेंड करते हुए चलना है, सिंप्लीफाई करते हुए चलना है। ट्रिग्नोमेट्री है तो 100% कुछ आइडेंटिटी यूज करा लेगा, तो उसके आइडेंटिटीज को देखते हुए समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने आंसर तक जरूर पहुंच पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हमारा जो आगे का टॉपिक है वो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स है। अगेन जैसे हम लोगों ने पहले क्या किया, डिटर्मिनेंट वैल्यू को निकाला, मैट्रिक्स में हमने क्या किया था, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स देखा था। अब यहां पर वापस से मैट्रिक्स का एक और प्रॉपर्टी देखना है जिसको एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स बोलते हैं।
लेकिन यहां पर ट्रांसपोज से ये थोड़ा डिफरेंट है। ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग फाइंड आउट करते थे, लेकिन एडजॉइंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आप फाइंड आउट कर पाओगे। तो ओनली एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड। स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड। एडजॉइंट जो होगा सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिफाइंड होगा। इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम लोग लिखेंगे एडीजे ऑफ ए। इसे पढ़ते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए। अगर कोई भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, किसी भी ऑर्डर का है, तो आप उसके एडजॉइंट को कैसे लिखोगे? एडीजे और ए लिखोगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। करना क्या है? तो बहुत ही आसान है ये। हम लोग 1 by 1 करके 2x2 मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हुए 3x3 मैट्रिक्स तक जाएंगे, लेकिन इसके सबसे बेसिक चीज को अभी ही यहां समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले 2 स्टेप्स में काम करना है। स्टेप 1, आपको जितने भी एलिमेंट्स होंगे, 2x2 में 4 एलिमेंट्स है, 3x3 में 9 एलिमेंट्स है, तो स्टेप 1 में फाइंड ऑल कोफैक्टर्स। सभी कोफैक्टर्स को फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है। स्टेप 2, ठीक है, एक कोफैक्टर मैट्रिक्स आप बना लीजिएगा। एक कोफैक्टर मैट्रिक्स आपको यहां क्रिएट करना है। क्रिएट ए कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स और कैसे क्रिएट करना है तो वो भी देख लीजिए। इसको हम लोग किसी भी नाम से यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्चुअली हम लोग ए से AIJ से कोफैक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग कैपिटल लेटर ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोफैक्टर को सी से, कोफैक्टर मैट्रिक्स को सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे बनाना है? ये एक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो A11, A12, A13। हम 3x3 की बात कर रहे हैं। 2x2 रहता तो वो तीसरा एलिमेंट गायब हो जाता। फिर A21, A31, A22, A32, A23, A33। इस तरीके से करके आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स, आपको 9 के 9 कोफैक्टर्स निकालने हैं। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के पोजीशन पर इसको डालते हुए एक कोफैक्टर मैट्रिक्स तैयार कर लेना है। ठीक है। अब देखो तीसरा जो लास्ट स्टेप है, थर्ड स्टेप, एडजॉइंट ए जो होता है, एडजॉइंट ए जो होता है आपके कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। C' लिखिए या C⁻T लिखिए। जैसे ही आप इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्रिएट करोगे, मतलब कोरस्पॉन्डिंग कॉलम्स को रो में चेंज कर दीजिए। कॉलम 1 रो 1 बन जाएगा, कॉलम 2 रो 2 बन जाएगा, कॉलम 3 रो 3 बन जाएगा। ऐसे हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं। तो इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा, वही ट्रांसपोज आपका मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट कहलाएगा। बहुत आसान है। ठीक है, चलिए 1 by 1 करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एज्यूम करते हैं एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। ठीक है, 2 -1 3 4। ठीक है, इस तरीके से एक ये हमारे पास मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले यहां A11 हम लोग फाइंड आउट करते हैं। हर बार ऐसे नहीं करेंगे, हमारे पास डायरेक्ट मेथड भी है, वो भी हम लोग देख लेंगे, ट्रिक भी है, वो भी समझ लेंगे। ऐसे फिलहाल एक बार लंबे तरीके से इसको देख लिया जाए, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस होगा तो हम लोग डायरेक्ट कोफैक्टर मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं। अब फर्स्ट एलिमेंट 2 को जो A11 है, देखिए -1 पावर क्या लिखोगे? 1 + 1 लिखोगे। इसके कॉलम और रो को हटाओगे, जैसे एक ही एलिमेंट बचेगा, दैट इज 4। और ये हमारा देखेंगे तो ये 4 ही आ जाएगा। वेरी सिंपल। ठीक है, आप क्या किए हो, फर्स्ट एलिमेंट का आपको फैक्टर निकालने के लिए उसके पोजीशन, रो और कॉलम के पोजीशन को जोड़कर -1 के पावर पे बैठाइए। उसके रो और कॉलम को हटा के जो भी एलिमेंट बचेगा उससे मल्टीप्लाई करिए, दैट इज आवर कोफैक्टर। A12 की बात करें तो -1 का पावर 1 + 2। अब इसके रो और इसके कॉलम को हटा लेना, कौन बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये -3 आ जाएगा। क्लियर है? A21 को अगर हम देखते हैं तो ये -1 का पावर 2 + 1 और
देखो 2 1 का मतलब ये, हटाइए आप इसके रो और कॉलम को, क्या आ जाएगा -1, ठीक है। तो मल्टीप्लाइडेड बाई -1 इट इज 1, ये 2 2, ठीक है। तो -1 का पावर 2 + 2 तो आ जाएगा, इसे इसकी बात कर रहे हैं तो इसका कॉलम और रो हटेगा और बचेगा क्या, तो आपका 2 बचेगा, ठीक है। तो इट इज 2, जो कि पीछे काम कर चुके हैं, तो इट इज 2। तो आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स तैयार हो रहा है। तो C = 2 लिख लेते हैं, यहां पर लिखेंगे 4 को, -3 1 और -2। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए कैसे क्रिएट होगा, तो वो आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का मतलब देखिए 4 1, कॉलम 1 को रो 1 बनाए, कॉलम 2 को रो 2 बना रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से दोनों को चेक करिए, ठीक है। सॉरी, यहां पर हमारे पास 2 ही आएगा, ये माइनस साइन नहीं आएगा। अब हम लोग यहां पर डायरेक्ट इसे करने की कोशिश करते हैं। जब डायरेक्ट आप वॉच करिएगा, दोनों को बहुत अच्छे से कंपेयर करिए। आप जब गौर से देखिएगा तो जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये अपने पोजीशंस को इंटरचेंज कर लिए हैं। 2 के जगह 4 चला गया, 4 के जगह 2 आ गया, यहां से आप देख सकते हो इस बात को। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, जो दूसरे डायगोनल का एलिमेंट्स था उनमें कोई बदलाव नहीं, उनके पोजीशन में बदलाव नहीं आया, उनका साइन चेंज कर गया है। जो निगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव था निगेटिव, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। अपने पोजीशन को एज इट इज रखेंगे, माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए आपके पास बी मैट्रिक्स है, ठीक है, और यहां पर हम लोग ले लेते हैं 1 2 -3 और -4, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। और आपसे कोई पूछ दे कि एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा, तो आप डायरेक्ट कैसे बताओगे, तो देखो जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उनके साइन के साथ, मतलब उनको इंटरचेंज कर दीजिएगा डायरेक्ट, ठीक है। अपने पोजीशन को इंटरचेंज कर लेंगे। और दूसरा क्या है, दूसरा अपने पोजीशन को इंटरचेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। दूसरा डायगोनल के एलिमेंट्स अपने पोजीशन को इंटरचेंज नहीं कर रहे हैं, बस उनको -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो निगेटिव था वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो गया। तो ये हम लोग डायरेक्ट अप्रोच लेंगे 2x2 मैट्रिक्स में और काफी आसानी से एडजॉइंट हम लोग निकाल पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ 3x3 मैट्रिक्स के लिए हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहां हम लोग देख लेंगे डायरेक्ट, ठीक है। अब वहां पर आपको 9 के 9 कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, और कोफैक्टर्स तो निकालना आता है। उसके बाद उससे कोफैक्टर मैट्रिक्स तैयार करेंगे और रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे, तो वो हो जाएगा उसका एडजॉइंट, ठीक है। तो अगर कोफैक्टर्स निकालना आता है तो हम लोग एडजॉइंट काफी आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। अब यहां कुछ प्रॉपर्टीज देख लिया जाए, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, और इनमें से एक प्रॉपर्टी से अक्सर हमारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है, सपोज करिए आपके किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का वो ट्रांसपोज डिमांड कर रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसके मैट्रिक्स का एडजॉइंट करके, सॉरी, उसके मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकाल दो, वो इसके बराबर रहेगा। मतलब एडजॉइंट निकालने के बाद आप ट्रांसपोज करिए, या मैट्रिक्स के ट्रांसपोज करने के बाद एडजॉइंट निकालिए, दोनों में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर किसी भी दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का एडजॉइंट डिमांड कर रहा है, तो इनके जैसे दो मैट्रिक्स ए बी हैं और इनके प्रोडक्ट का एडजॉइंट डिमांड कर रहा है, तो आप क्या करो, इनके एडजॉइंट आप सेपरेटली निकाल लो और उनको प्रोडक्ट में डाल दो, तो इसके बराबर होगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, यहां ऑर्डर चेंज हो जाता है। जैसे ए फर्स्ट पोजीशन पर है, बी सेकंड पोजीशन पर है, तो अगर इनके एडजॉइंट्स गिवन है तो पहले बी और देन ए लिखिएगा, तब इनका प्रोडक्ट करिएगा। देखो यहां क्या हो गया, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए हो गया, यहां क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए बी है, ठीक है। अगर बाई चांस आपको एडजॉइंट ए बी पूछ रहा है और इनके सेपरेटली एडजॉइंट गिवन है, तो आपको इनको ए और बी को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करो, ए बी पूछ रहा है तो एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए कर दीजिए, आप इस प्रोडक्ट का एडजॉइंट ऑटोमेटिक फाइंड आउट कर लोगे। तीसरा जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। अगर किसी भी मैट्रिक्स का
एडजॉइंट देकर उसका डिटरमिनेंट पूछ रहा हो, ठीक है, तो एडजॉइंट निकालना थोड़ा सा एक लेंदी प्रोसेस है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, आप मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल के उसके पावर में n-1 कर सकते हो और ये इसके बराबर रहेगा। ये n क्या है, तो n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है, n एक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। जैसे यहां पर एक काम आपको करेगा और आपको हो सकता है कि ये नहीं आता हो तो आप लेंदी प्रोसेस से जाइएगा जो कि काफी टाइम आपका कंज्यूम करा देगा। सपोज करिए आपके पास एक मैट्रिक्स है ABC DEF और GHI, कुछ भी यहां वैल्यूज रहेंगे और बोला कि इसका डिटरमिनेंट वैल्यू जो है वो 3 है, तो इसके एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालिए। एडजॉइंट इज ए मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा और तब उसका डिटरमिनेंट निकालोगे, बहुत लंबा हो जाएगा। आपको अगर ये प्रॉपर्टी याद है तो आप बोलोगे हम एडजॉइंट का डिटरमिनेंट डायरेक्ट मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक है, इस फॉर्मूले से। अब डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है, इट इज 3, ऑर्डर क्या है 3, तो 3 - 1 तो क्या आ जाएगा पावर में 2, तो 3 स्क्वायर इज 9, इट इज आंसर। एडजॉइंट का जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा, 9 होगा। ऐसे आप जा सकते हो, ठीक है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी में से तीसरा प्रॉपर्टी आपके एग्जामिनेशन का क्वेश्चन बनाता है या उठाता है, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एक्चुअली जब हम लोग मैट्रिक्स कंप्लीट कर रहे थे तो वहां पर भी सबसे लास्ट सेशन में हम लोगों ने मैट्रिक्स के इनवर्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लिया था, लेकिन यहाँ पर भी उन सभी बातों को करते हुए वापस से हम लोग इनवर्स को यहाँ पर डिफाइंड करेंगे। और एक बात और, हमारे जो सिलेबस में इनवर्स निकालने का जो मेथड है वो डिटरमिनेंट मेथड से ही है। एक्चुअली इनवर्स के लिए हम लोग 2 मेथड्स एज्यूम पहले जब हमारे पास डिलीटेड सिलेबस नहीं था उस समय इनवर्स के लिए हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन से भी फाइंड आउट कर लेते थे, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ डिटरमिनेंट मेथड से ही आपको इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे डिफाइंड होगा, ठीक है, तो सबसे पहले मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स आप डिफाइंड कर सकते हो। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स has its inverse, और वो भी वो कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, तो जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स ये नॉन सिंगुलर होना चाहिए। हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कभी भी नहीं निकाल पाएंगे, वो आगे चलकर हम लोग देख लेंगे उसके बारे में। तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया कि सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के ही इनवर्स डिफाइंड होते हैं। दूसरा, इफ A and B are 2 square matrix of order n and AB is equal to IN, तो अगर हमारे पास कोई 2 मैट्रिक्स है, अब इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए। देन B is the inverse of matrix A, मैट्रिक्स इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A। तब हम क्या बोलेंगे, ये जो B है वो A का इनवर्स है, और ये यहां पर कन्वर्स भी ट्रू होगा, मतलब हम लोग A को B का भी इनवर्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नाउ B इज इक्वल टू A इनवर्स। ये आपका डिफिनीशन हो गया कि अगर 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, सॉरी 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो यहां पर ये दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्स होंगे, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग अपने इनवर्स को डिफाइन करते हैं या हम लोग चेक भी कर सकते हैं। अब आगे की बात करें तो अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपका A इनवर्स का मतलब कभी भी आप 1/A नहीं लिखोगे, ठीक है। A इनवर्स 1/A बिल्कुल नहीं होता है, ये अलजेब्रा वाली चीजें हमें यहाँ पर अप्लाई नहीं करनी है। तो A इनवर्स डजंट इक्वल टू 1/A, ठीक है। तो ये भी हम लोग यहाँ पर अपने
आपको एकदम से कन्फाइंड करके चलेंगे कि a पावर -1 नहीं पढ़ना है। ये a इनवर्स मतलब मैट्रिक्स a का इनवर्स रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कभी भी 1/a के बराबर नहीं होगा। ठीक है, देन अगर हम अगले पॉइंट के बारे में जाने तो यहां पर अगर मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स A को जिसका ऑर्डर हमने n क्रॉस n डिफाइंड किया है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको इसी के एडजॉइंट के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे या एडजॉइंट को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाइडेड विथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान में रख के चलना है। ये आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि अगर मैट्रिक्स को उसी के एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करिए तो देखिए आपको क्या मिलेगा, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा और ओवरऑल प्रोडक्ट में क्या रहेगा, तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट रहेगा। ठीक है, अब अगर हम डिटर्मिनेंट से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, ठीक है, किसी एक को लेकर चलते हैं। सपोज करो कि हम बोथ साइड्स a के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देते हैं, तो यहां पर a के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे तो ये डिटर्मिनेंट कैंसिल होगा और हमें क्या मिलेगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, a इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहां पर आपको याद करना पड़ेगा जो कि अभी तुरंत हम पीछे पढ़े हैं, और वो क्या पढ़े हैं, इफ AB इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन B इज इक्वल टू A इनवर्स। ठीक है, अभी तुरंत हमने पीछे में ये हमने देखा है, तो यहां पर भी कुछ वैसा ही दिख रहा है। मैट्रिक्स A इस एडजॉइंट मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A से डिवाइड मल्टीप्लाई होकर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट दे रहा है। तो यहां पर अगर मैट्रिक्स A, ये भी आपके पास जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये एक मैट्रिक्स ही मिलेगा, यहाँ एडजॉइंट इज ए मैट्रिक्स और ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये एक मैट्रिक्स ही है। मतलब A और इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। इसका मतलब ये जो है ये B के जगह पर है, तो ये क्या कहलाएगा, आपके मैट्रिक्स A का इनवर्स कहलाएगा। ठीक है, तो क्लियरली फ्रॉम डेफिनेशन हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये हमारे पास जो है एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ A इज नथिंग बट A इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारा जो B के पोजीशन पर है वो क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स A का इनवर्स कहलाएगा। ठीक है, तो आपका किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स को निकालने का ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। सबसे पहले हमें एडजॉइंट निकालना है और उसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब यहां पर एक और कंडीशन आपके पास रहेगा। ठीक है, वो कंडीशन क्या है कि अगर आपका ये डिनोमिनेटर डिटर्मिनेंट A 0 हो जाए, ठीक है, मतलब हमारा मैट्रिक्स A क्या हो जाए, ये सिंगुलर हो जाए। जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है उस मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसे 0 होते ही ये अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब अब ये A इनवर्स कभी भी यहां डिफाइंड नहीं होगा। तो क्या हम बोल सकते हैं किसी भी सिंगुलर मैट्रिक्स का हम लोग इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं, मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, फॉर एनी सिंगुलर मैट्रिक्स इनवर्स इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखकर आगे बढ़ना है। किसी भी सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स डिफाइंड अभी के बाद से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जैसे ही ये 0 होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है, ये पूरा का पूरा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहां पर इनवर्स में हमने बहुत सारे पॉइंट्स को यहां पर देख लिया है कि इनवर्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफाइंड होगा। A इनवर्स का मतलब 1/A कभी नहीं होगा, क्योंकि ये पावर नहीं है, ये इनवर्स A के इनवर्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है तो इसमें से ये एक दूसरे के इनवर्स कहे जाएंगे। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी का यूज करके और इस रिजल्ट को आगे लेते हुए हमने A इनवर्स को एडजॉइंट A बाई डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ A से यहां रिप्रेजेंट कर लिया है। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं।
अब हमारे पास यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ द इनवर्स है, ठीक है। खासकर 3 प्रॉपर्टीज हैं, जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर 2 मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का ओवरऑल इनवर्स आपको निकालना है, तो यहां पर आप देखो ऑर्डर क्या है, आपके फर्स्ट प्लेस पर ए है और सेकेंड प्लेस पर बी है। तो आप इन दोनों मैट्रिक्स के इनवर्स के प्रोडक्ट के बराबर यहां पर ऐसे लिख सकते हो। कैसे लिखना है, तो दोनों के इंडिविजुअल इनवर्स को प्रोडक्ट करना है, लेकिन यहां पर ऑर्डर को रिवर्स कर देना है। मतलब जो ए पोजीशन है, जो फर्स्ट पोजीशन पे है, उसका इनवर्स यहां सेकंड पोजीशन पे जाएगा। बी जो यहां सेकंड पोजीशन पर है, उसका इनवर्स यहां पर फर्स्ट पोजीशन पे जाएगा। मतलब ए प्री मल्टीप्लायर है, तो हम लोग ए इनवर्स को पोस्ट मल्टीप्लायर रखेंगे, और बी जो पोस्ट मल्टीप्लायर यहां पर है, उसको हम प्री मल्टीप्लायर बना के रखेंगे। तो ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट भी पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो ध्यान रखना कि ए बी का होल इनवर्स चाहिए तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स लिखना है। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर आपको इनवर्स का किसी भी इनवर्स मैट्रिक्स का ट्रांसपोज चाहिए, तो आप यहां पर उसके ट्रांसपोज का भी इनवर्स निकालोगे तो ये दोनों बिल्कुल भी बराबर रहेगा, ठीक है। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज, अगर आपके ए इनवर्स का कोई डिटर्मिनेंट आपसे पूछ रहा है, तो आप यहां पर लिख सकते हो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये काफी आसान रहेगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपको ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट आपसे पूछा जा रहा है, तो ए इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है। ए इनवर्स निकालना एक लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो आप क्या करो, जो भी आपके पास मैट्रिक्स दिया है उसका डिटर्मिनेंट करके उसको रेसिप्रोकल कर दो, यहां पर ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट आपको मिल जाएगा। तो ये तीनों प्रॉपर्टी में से ये थर्ड वाला प्रॉपर्टी काफी यूज होता है, तो ये आप याद करके रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं यहां पर इसके एप्लीकेशन की तरफ, ठीक है। और यही वो सेक्शन है जहां से आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से कवर कराएगा, ठीक है। इनवर्स का जो एप्लीकेशन है वो यहां पर हम लोग देखने वाले हैं। तो हमारे पास है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मतलब हमारे पास लीनियर इक्वेशन का यहां पर 3 इक्वेशंस हमारे पास प्रेजेंट रहेंगे। लीनियर के 3 इक्वेशंस प्रेजेंट रहेंगे, और वो a1x b1y अब प्लस c1z इक्वल टू d1 करके हम यहां लिखते हैं। ये हमारा पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन होगा a2x अब प्लस b2y अब प्लस c2z इक्वल टू d2। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। a3x प्लस b3y अब प्लस c3z इक्वल टू d3, ये हमारा तीसरा इक्वेशन रहेगा। तो इस तरीके से आपके पास 3 इक्वेशंस 1, 2 एंड 3 करके गिवन होंगे, ठीक है। अब इनको सबसे पहले आपको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो दीज 3 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैट्रिक्स फॉर्म एज, ठीक है। इनको मैट्रिक्स फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो यहां पर जो आपके कोफिशिएंट्स दिख रहे हैं, यहां पर आपके पास x का कोफिशिएंट a1 है, y का कोफिशिएंट b1 और z का d1 है, ठीक है। ये सारे कांस्टेंट्स हैं, ठीक। तो सबसे पहले आपको एक मैट्रिक्स A तैयार करना है जो कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशंस के कोफिशिएंट को फर्स्ट रो आप बना लीजिएगा, सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को सेकंड रो बना लीजिएगा, और थर्ड के थर्ड रो आप बना लीजिएगा। तो इस तरीके से आपका तैयार हो जाएगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहां पर आपके पास आ गया आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है। इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग, तो इसे पढ़ेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स। दूसरा आपके पास जो रहेगा वो वेरिएबल मैट्रिक्स क्रिएट होगा, तो इसको हम लोग x से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और यहां हमारे पास कुल मिला जुला कर 3 ही वेरिएबल है, तो यहां पर x y z ऐसे, मतलब 3:1 इसका ऑर्डर होगा, 3:1, ठीक है। रो हो जाएंगे 3 और कॉलम सिर्फ 1 रहेगा। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया वेरिएबल मैट्रिक्स, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल मैट्रिक्स, क्लियर। और तीसरा जो हमारे पास है वो कांस्टेंट मैट्रिक्स क्रिएट होगा, तो इसे हम C से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहां पर भी आपका इसका ऑर्डर जो रहेगा वो 3:1 ही रहेगा, ठीक है, 3:1। तो इसे आप क्या पढ़ोगे, तो ये हो गया हमारा ये कांस्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आएगा कांस्टेंट
मैट्रिक्स। तो इस तरीके से करते हुए हम लोग 3 मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करेंगे। एक हो जाएगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स, दूसरा वेरिएबल मैट्रिक्स और तीसरा कांस्टेंट मैट्रिक्स। नाउ द इन मैट्रिक्स फॉर्म दे आर रिटन एज ax इक्वल टू b, ठीक है, ax इक्वल टू b, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये रिप्रेजेंटेड होगा ax इक्वल टू b, ठीक है। अब यहां पर आपको सॉल्यूशन अगर ऑब्टेंड करना है तो आप क्या करोगे, दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे, a इनवर्स ax इक्वल टू, ठीक है। देखो a इनवर्स को हमने किधर मल्टीप्लाई किया है, तो लेफ्ट साइड में, तो यहां पर भी हम लोग लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। a इनवर्स a क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स x से जब मल्टीप्लाई होगा, चलिए हम लिख लेते हैं यहां पर हमारा a जो मैट्रिक्स है वो 3 क्रॉस 3 है, तो हम I3 लिखते हैं और इधर आ गया a इनवर्स b, ठीक है। अब यहां पर एक और बात है कि जब भी किसी भी मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करिएगा तो वापस से वही मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। तो आपके पास जो वेरिएबल मैट्रिक्स है वो a इनवर्स b करके मिलेगा और इस तरीके से हम लोग दोनों साइड को इक्वेट करके x y z के वैल्यू को यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि दो मैट्रिक्स तभी बराबर हो सकते हैं जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे। बस इसी कंसेप्ट का यूज करना है और x के अननोन्स x y z को हम लोग यहां पर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो स्टेपिंग्स क्या हो गए बाबू, तो स्टेपिंग्स हो गए, सबसे पहले आपको एक मैट्रिक्स फॉर्म जनरेट करना है ax इक्वल टू b करके, जहां पर a कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा, x वेरिएबल मैट्रिक्स होगा और b जो होगा वो कांस्टेंट मैट्रिक्स होगा, ठीक है। यहां पर इसको हम b लिख देते हैं, ठीक है, इट इज b। और उसके बाद क्या करना है, ये स्टेपिंग आप गायब कर दीजिएगा, ठीक है, सीधा लिखिएगा x इक्वल टू a इनवर्स b, मतलब आपको a इनवर्स निकालिए और उसको b से प्रोडक्ट कर दीजिए, कांस्टेंट मैट्रिक्स से उसका प्रोडक्ट कर दीजिए। प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वहां से x y z हम लोग निकाल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन इसको काफी आसान बनाएगा, जो भी हम लोग पढ़े हैं वो अगर क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये पूरे तरीके से हमारे दिमाग में सेट कर जाएगा। तो यहां पर ये हमारे पास अब क्वेश्चंस आने लगे, यहां से हम लोग सीधा क्वेश्चंस तक लगातार एंड करेंगे और यहां जो भी क्वेश्चंस है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो भी आपके पास क्वेश्चंस का कलेक्शन है ये काफी इंपॉर्टेंट है और ऑलरेडी बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस है या रिपीट भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा यूज है इन सभी क्वेश्चंस में, आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर आप एक एक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से देख लेते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं, तो यहां पर हमारे पास क्या गिवन है, तो हमारे पास है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स में क्या करेंगे ना, हम 3 को कॉमन निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारा एक मैट्रिक्स है, ये डिटरमिनेंट नहीं है, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो देखो अब प्रॉपर्टी का यहां यूज करते हैं, ठीक है, साइड में हम प्रॉपर्टी लिखते हैं यहाँ पे। अभी तुरंत हमने पढ़ा है कि a को अगर उसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट से मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाइडेड बाई in। तो ऑलरेडी ये in है, मतलब I3 है, तो प्रोडक्ट में रहने वाला क्या होगा, इस a का डिटरमिनेंट होगा, ठीक है। तो यहां पर आप एक्सप्लेन करना बाय यूजिंग प्रॉपर्टी a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू in। Therefore, now the determinant of a is equal to क्या मिल गया, 3 मिल गया, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो कैलकुलेट करने में डिटरमिनेंट ऑफ a हमें मिल चुका है। अब एडजॉइंट निकालने की भी यहां जरूरत नहीं है, क्योंकि वापस से आप एडजॉइंट वाला प्रॉपर्टी देख लो। अगर हमें एडजॉइंट का प्रॉपर्टी चाहिए, एडजॉइंट का डिटरमिनेंट चाहिए, तो हम लोग क्या लिखते थे, डिटरमिनेंट ऑफ a पावर n-1, जो भी ऑर्डर होता था उसका n-1 करना है। तो ऑर्डर तो 3 है हमारे पास, ठीक है, ये 3 है, तो ये 3-1 लिखेंगे, कितना आ जाएगा ये, तो ये डिटरमिनेंट ऑफ a 3 है, 3-1 इज स्क्वायर दैट इज 9, ठीक है। तो ये आ गया। अब हमें वो कैलकुलेट करना है तो हम वैल्यूज डालते हैं, देयरफॉर डिटरमिनेंट a प्लस एडजॉइंट ऑफ a डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, इसका हो गया 3 और इसका हो गया 9, दैट इज 12 इज आवर आंसर, ठीक है।
तो देखिए कितने अच्छे तरीके से हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करके काफी आसानी से आंसर निकाल पा रहे हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वापस से ए हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स है सच दैट हमारे पास एडजॉइंट ए गिवन है, उसका डिटर्मिनेंट गिवन है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का यहां पर पूछ रहा है। तो आप वापस से लिखोगे क्या, ऐसे करके लिखोगे इट इज 64। तो ये तो हम लोग जानते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-1, तो ऑर्डर 3 है तो 3-1 क्या आ जाएगा, ये 64 रखेंगे हम लोग। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ये स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 64, और ये स्क्वायर उधर जाकर क्या क्रिएट करेगा, तो √64, ठीक है, और प्लस माइनस साइन भी आप डाल दीजिएगा। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हमारे पास मिलेगा, इट इज +-8, दिस इज आवर आंसर। अब यहां पर इसलिए ऐसा +-8 लिखा गया है क्योंकि डिटर्मिनेंट जो है वो ये मॉडुलस नहीं है, तो प्लस साइन भी हो सकता है या माइनस साइन भी हो सकता है। अब ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इफ फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ये इक्वेशन हमारे पास है, एंड ए इनवर्स हमारे पास ये है, देन द वैल्यू ऑफ x + y हमें पूछ रहा है। मतलब ये हमारे पास गिवन है, ठीक है, और ये हमारे पास एक और गिवन टर्म है, ए इनवर्स हमारा इसके बराबर है, तो यहां से x और y के वैल्यू को निकालकर एडिशन करके हमें बताना है। तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। तो a² - 3a अब प्लस i = 0 है। तो पहला काम करना है कि a इनवर्स से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि अल्टीमेटली हमें a इनवर्स लाना है, तो ये धीरे धीरे करके हम लोग यहां पर लेकर आएंगे। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना है दोनों तरफ। तो यहां पर हम लिखेंगे ए इनवर्स, a² का मतलब a × a -3 a इनवर्स a अब प्लस a इनवर्स i = 0, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं। देखो जब भी a इनवर्स के खुद के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो वो क्या दे देगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देगा। तो ये हमारे पास a इनवर्स a i कहलाएगा, और i अगर a से मल्टीप्लाई करता, चलिए एक स्टेप यहां पर एक्स्ट्रा क्रिएट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा i, ठीक है, और ऑर्डर हमारे पास नहीं गिवन है तो हम in मान लेते हैं, ठीक है, ये i ही रहने दीजिए, वहां i यूज किया है तो हम लोग भी i ही यूज कर लेते हैं। यहां हो जाएगा 3i, और ये आ जाएगा a इनवर्स इज अ मैट्रिक्स जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों को हम उस साइड लेकर चलते हैं और यहां पर भी वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे। क्या करना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइडेड बाय मैट्रिक्स ए, तो रिजल्ट देगा मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो अदर साइड लेकर जाते हैं, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, तो इट इज -a अब प्लस 3i, ठीक है। कंपेयरिंग विथ, अब हम लोग यहां कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ हमारे पास गिवन क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल टू x × a अब प्लस y × i, ठीक है, इसके साथ कंपेयर कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, तो हमारे पास आ जाएगा यहां x का वैल्यू -1 एंड y का वैल्यू 3, तो ही इज आस्किंग फॉर x + y, तो x + y क्या हो जाएगा, इट इज -1 + 3 एंड दैट इज 2, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपके पास एक a² मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, एंड a का जो डिटर्मिनेंट है -2 है, तो हमें एडजॉइंट ऑफ 2a का डिटर्मिनेंट चाहिए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ 2a का डिटर्मिनेंट चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ट्वाइस ऑफ a का डिटर्मिनेंट वैल्यू चाहिए। तो यहां सीधा हम लोग लिख सकते हैं इट इज ट्वाइस ऑफ a पावर n-1, एंड इट इज हमारे पास जो ऑर्डर है वो है 3, तो 3 - 1 इज 2 हो जाएगा। तो चलिए एक बार और इसको हम लोग वापस से लिख लेते हैं, इट इज 2, ठीक है। अब यहां पर एक कंसेप्ट समझिएगा, एक्चुअली हमें ट्वाइस ऑफ a का डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। तो ये 2 जो है a के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाइडेड है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ट्वाइस ऑफ a
ठीक है, और ए का ऑर्डर क्या है, वो 3 है। तो जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो आप डिटर्मिनेंट में 2 को जब बाहर निकालना चाहोगे तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, यहां पर आप सिर्फ देखिएगा, अभी हमने पावर वावर कुछ भी बैठाया नहीं है। ए का ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, ये हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होकर बैठा हुआ है। तो जब ओवरऑल डिटर्मिनेंट से हम इस कांस्टेंट को बाहर निकालना चाहेंगे, हम सिर्फ डिटर्मिनेंट ए रखना चाहते हैं और कांस्टेंट को सोच रहे हैं कि इसे बाहर निकाल लें, तो यहां पर जो ऑर्डर होगा वो पावर में बैठेगा। ठीक है, तो इसको आपको जनरलाइज्ड करा देते हैं। ठीक है, इस रिजल्ट को आप याद रखिएगा, m इंटू मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू m पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, ये आपको एकदम से याद रखना है कि जब भी डिटर्मिनेंट में से किसी कांस्टेंट को आपको बाहर निकालना है तो उस कांस्टेंट पर पावर क्या बैठा कर निकालिएगा, तो डिटर्मिनेंट का ऑर्डर पावर पर बैठा कर निकालिएगा। ठीक है, तो देखो यहां पर हम लोग क्या काम कर रहे हैं कि इस 2 को, ये ओवरऑल स्क्वायर है, तो अभी हम लोग इसको जस्ट डिटर्मिनेंट से बाहर निकालना चाहते हैं। तो ए का ऑर्डर 3 है, तो हमें लिखना पड़ेगा 2 क्यूब डिटर्मिनेंट ए और पावर क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, अब पावर पावर से मल्टीप्लाई करेगा और ये बन जाएगा 2 स्क्वायर और यहां रहेगा डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए क्या है, -2 है, तो -2 का हम लिखेंगे स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिएगा -2 का स्क्वायर का मतलब ये निगेटिव आपका हट गया, दोनों के बेस क्या है, 2 है, तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 2 का पावर 8 इज योर आंसर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंसेप्ट वाइज, और ये आपका कंसेप्ट है। मैट्रिक्स में अगर कोई भी हमारे पास कांस्टेंट ओवरऑल प्रोडक्ट में है और इसे डिटर्मिनेंट से बाहर निकालना है, तो आप ऑर्डर को पावर में बैठाकर उसे बाहर निकालिएगा। ठीक है, और ओवरऑल पावर 2 था इसलिए 2 दोनों पर बैठा, तो क्यूब का स्क्वायर इज पावर 6 और डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए -2 है, तो -2 का स्क्वायर किया हमने, स्क्वायर होने के कारण ये निगेटिव कैंसिल होगा और दोनों का बेस 2 है इसलिए पावर ऐड होकर 2 पावर 8 हमारे पास यहां मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को काफी आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अब देखिए, अब हमारा यहां से स्टार्ट हो गया लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चंस। एक्चुअली 3 टाइप के क्वेश्चंस यहां से बनते हैं और काफी आसानी से हम लोग यहां पर सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए, आपके पास सिर्फ लीनियर इक्वेशंस गिवन है। ठीक है, कोई भी कंडीशन नहीं गिवन है, सिर्फ लीनियर इक्वेशंस गिवन है और बोल रहा है कि यहां पर इसको सॉल्व करिए, मतलब एक्स वाई जेड के वैल्यू को निकालिए। तो हम लोग लिखेंगे द अबव लीनियर इक्वेशंस, द अबव लीनियर इक्वेशंस कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज ax इक्वल टू बी। ठीक है, ऐसे करके आपको लिख देना है। फिर यहां एक्सप्लेन करिएगा वेयर a इज इक्वल टू, आपके लिए a क्या है, तो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, तो पहले इक्वेशन का कोफिशिएंट बनेगा 1 2 3, दूसरे का बनेगा 2 -1 1 और तीसरे का 3 2 एंड -2। जो x होगा वो आपका वेरिएबल मैट्रिक्स होगा, तो इट इज एक्स वाई जेड, एंड जो कांस्टेंट मैट्रिक्स होगा उसको हम लोग b से रिप्रेजेंट करेंगे और वो हो जाएगा 6 2 3। ठीक है, अब कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो a है इसका इनवर्स सबसे पहले निकालना है। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालना है, इसका इनवर्स निकालना है। तो एक काम करते हैं, हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और वापस से हम लोग यहां पर a मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया है, तो इट इज 1 2 3 2 -1 1 1 2 3 2 -1 1। ठीक है, एंड देन 3 2 -2 3 2 -2। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या क्रिएट करना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्रिएट करना है, इसका उसका ट्रांसपोज निकाल के एडजॉइंट मैट्रिक्स हमें निकाल लेना है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स, जिसको यहां के लिए आप C बोल सकते हो। ठीक है,
और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आपको सिर्फ साइन याद होना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट पर साइन पॉजिटिव रहेगा और ये अल्टरनेट चेंज करते हुए चला जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप फर्स्ट एलिमेंट की बात करोगे तो इसके रो और कॉलम को हटा लेना, डायरेक्ट यहां पर प्रोडक्ट कर लीजिएगा और माइनस कर लीजिएगा। जैसे ये हो जाएगा -1 इंटू -2 इज, कहीं पर भी ड्रॉप में आप कर सकते हो, ये आ जाएगा 2 एंड -2 इज 0, तो पहला आ गया 0। दूसरे वाले पर साइन निगेटिव है तो ध्यान में रखिएगा कि हमें माइनस अटैच करना है, रो और कॉलम हटाएंगे, इट इज -4 -3, ठीक है। 2 इंटू -2 इज -4 माइनस ऑफ 3, तो -4 -3 -7, साइन भी माइनस है तो आपको लिखना है 7, ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पर यह काफी आसानी से हो जाता है, नहीं तो आपको अलग अलग 9 बार काम करना पड़ेगा। इस पर साइन पॉजिटिव हो गया तो इसका रो और कॉलम हटाएंगे तो ये आ गया 4 माइनस ऑफ -3 इज +3, देखो ये माइनस है तो माइनस आएगा, बीच में भी माइनस तो प्लस, तो 4 माइनस ऑफ -3 इज +3, दैट इज 7। अब हम लोग यहां पर आते हैं 2 पे, ठीक है, इस एलिमेंट पर आते हैं तो इसके रो और कॉलम को हटाइएगा और याद रखिएगा माइनस साइन इस पर आ गया, तो रो और कॉलम को हटाने के बाद 2 इंटू -2 इज -4 एंड -6 दैट इज -10, और साइन माइनस है इसलिए -10 माइनस इज +10, ठीक है। -1 पे आते हैं तो इसका रो और कॉलम हटा और इस पर साइन प्लस आ गया है, इस पर माइनस है तो इस पर प्लस है, ये दोनों हटा, -2 -9 दैट इज -11, ठीक है। फिर 1 पे आते हैं तो अब साइन माइनस हो गया है, ये रो कॉलम हटा और ये रो हटा, ठीक है, ये दोनों हट गया, तो 1 इंटू 2 इज 2 -6, तो 2 - 6 इज -4 और माइनस ऑलरेडी था तो ये +4 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आते हैं तो देखो प्लस माइनस प्लस, इस पर साइन प्लस रखना है, ठीक है, अल्टरनेट चेंज करते हुए, ये दोनों गया तो 2 माइनस ऑफ -3, ठीक है, 2 माइनस ऑफ -3 इज 5, तो ये 5 लिखेंगे। यहां पर आते हैं तो रो और कॉलम गया, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 - 6 इज -5, ऑलरेडी साइन माइनस है तो +5, लास्ट ये दोनों तो -1 -4 -5, ठीक है, तो ये आ जाएगा -5 क्योंकि इस पर साइन भी पॉजिटिव है। तो इस तरीके से हम अपने कोफैक्टर को यहां पर निकाल लेंगे। अब इसके बाद इसका एडजॉइंट निकालते हैं, तो हम लोग जानते हैं एडजॉइंट जो होगा, एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। तो आपको यहां कुछ भी नहीं करना है, जो भी रोज हैं उनको कॉलम में, कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज कर दीजिए या कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7 - 1 11 5, 7 - 11 5 एंड थर्ड इज 7 4 एंड -5। तो इस तरीके से आपका ये एडजॉइंट निकल गया। देयरफॉर ए इनवर्स क्या निकलेगा, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हम लोग यहां कैलकुलेट कर लेते हैं मैट्रिक्स ए का, ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ठीक है, यहीं पर कैलकुलेट कर लेना है। तो ये हो जाएगा 1 इंटू, इस 1 के रो और कॉलम को हटाएंगे तो इट इज 2 -2 इज 0, इस पर साइन निगेटिव आ जाएगा तो इट इज -2, ठीक है, और इसके बाद रो और कॉलम को हटाएंगे तो -4 एंड -3 -7, ठीक है, +3 आ जाएगा तीसरा एलिमेंट, और इसके कॉलम और रो को हटाएंगे तो 4 + 3 इज 7, ठीक है। सॉल्व करेंगे, ये तो 0 हो गया, इट इज 14, अब +21, तो 14 + 21 इज 35, और इट इज डजंट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। अगर डिटरमिनेंट ए 0 हो जाता तो हम सीधा लिख देते, सिंस द मैट्रिक्स इज सिंगुलर देयरफॉर ए इनवर्स डजंट एग्जिस्ट एंड देयर इज नो एनी सॉल्यूशन ऑफ XYZ, ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन चूंकि डिटरमिनेंट ए हमारा 35 आया है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो हमें यहां पर 35 लिखना है, तो आगे हमारे पास 1/35 और यहां पर एडजॉइंट ए आपका आ गया 0 10 5 7 -11 5 7 4 एंड -5। इस तरीके से आपने ए इनवर्स को यहां पर फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या लिखना है, नाउ x इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है,
दैट इज x इक्वल टू ए इनवर्स की जगह इसे लिख दीजिएगा 1/35 और यहां पर हमारे पास 0 10 5 देन 7 -11 5 7 4 -5 और b का प्रोडक्ट यहां कर देना है। तो हमारा b क्या है? तो b इज 6 to 3, इट इज 6 to 3। सिंपल सा एक प्रोडक्ट करना है, इसके बाद हम लोग आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो देखिए यहां पर आपके पास x क्या आ गया 1/35 रो कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करेगा। तो देखिए 0 into 6 कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई कराइएगा। 0 into 6 इज 0 प्लस 10 into 2 20 5 into 3 15। ये आपका यहां पर हो चुका है। अब सेकेंड रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कराइए। 7 into 6 42 -11 2 -22 अब प्लस 15। तीसरा रो फिर से कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा तो इट इज 42 अगेन प्लस 8 -15। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x के जगह हम लोग लिखेंगे x y z, मैट्रिक्स x इज x y z और हमारे पास यहां आ गया 1/35। इसे हम लोग जोड़ लेते हैं तो ये आ जाएगा 35। ठीक है, अब यहां पर हम लोग देखते हैं तो ये आ जाएगा -22 तो ये 20 और प्लस 15 इज 35। ठीक है, और यहां पर हम लोग देखेंगे तो 8 - 15 तो आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 42 प्लस -7 इज अगेन 35। ठीक है, तो ये भी 35 आ गया। अब 35 से तीनों डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहीं पर लिख लेते हैं हम, ये आ जाएगा 1 1 1। तो दो मैट्रिक्स इक्वेटेड तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 एंड z का वैल्यू भी यहां पर 1। तो ये आपका यहां पर आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को यहां पर सॉल्व करते हैं। ठीक, अब ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। एक्चुअली हमारे पास अब ये कंडीशन है, हमें डायरेक्ट इक्वेशंस पर काम नहीं करना है। सबसे पहले कंडीशन को देखिए, आपके पास दो मैट्रिक्स ऑलरेडी गिवन है और आप जब कंपेयर करोगे तो ये जो ए मैट्रिक्स है यहाँ कोफिशिएंट चेक करिए 1 -1 और z नहीं है तो 0, तो 1 - 1 0 2 3 4 2 3 4 मतलब दोनों में से एक मैट्रिक्स आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो जाएगा। अब बोल रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट पहले फाइंड आउट करिए और प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के बाद इसे सॉल्व करिए। और यकीनन जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आएगा कि दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के बाद आपको इक्वेशन सॉल्व करने हैं तो दोनों में से एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा और दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो 100% एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो देयर इज सम मिस्टेक, आप चेक करिएगा। ठीक है, तो फटाफट एक काम करते हैं कि हम a इंटू बी कर लेते हैं, मतलब हम ए बी का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो a के जगह हम लिख लेंगे यहां पर 1 -1 0 2 3 4 एंड इट इज 0 1 एंड 2। मैंने यहां कोफिशिएंट मैट्रिक्स से तैयार कर लिया और देख लीजिएगा आप बिल्कुल बराबर आएगा। और b जो है आपके पास वो है इट इज 2 2 -4 -4 2 -4 एंड 2 -1 5। ठीक है, और यहां पर बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, आप देख लीजिए यहां पे। तो ये आ गया a इंटू बी इज इक्वल टू, ठीक, आप प्रोडक्ट करिए तो रो कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 इंटू 2 इज 2, कहीं पर भी रफ में करिए तो 1 इंटू 2 इज 2 -1 इंटू -4 इज +4 एंड 0 इंटू 2 इज 0। तो आपके पास 6 आ गया। तो बाबू जैसे ये 6 आएगा ना तो यहां 6 लिखना। अब जब इसे कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100% 0 आएगा। रो 1 को कॉलम 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। यहां एक बार 6 आ गया तो सभी डायगोनल एलिमेंट्स को आपको 6 कर देने हैं। इस टाइप से आप प्रोडक्ट करके चेक करिए, 100% यही आएगा तो आपको अपने टाइम को सेव कर लेना है। ठीक है, इसके बाद 6 को कॉमन निकाल लीजिएगा तो ये आ जाएगा 1 या 6 को कॉमन निकालने का मतलब यहां पर हम लोग 6 लिख लेते हैं और ये आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ठीक है, तो आप देखो तो यहां पर आपके पास क्या आ गया, तो आपके पास आ गया, आप 6 को उधर खींच लीजिए तो आ गया a इंटू बी बाई 6 इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है,
तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ये सेकेंड वाला ए का क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा। तो क्लियरली हम लोग यहां क्या लिखेंगे, नाउ ए इनवर्स इक्वल टू इट इज 1/6 इंटू मैट्रिक्स बी। ठीक है, तो ए इनवर्स आपको निकालने की जरूरत नहीं है, एडजॉइंट वगैरह निकालना ही नहीं है, आपको सीधा इस कंडीशन से या इस टाइप के किसी भी कंडीशन से आपको ए इनवर्स मिल जाएगा। ठीक है, अब आपका अगला काम है, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि द अबव इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म, द अबव इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म इज ऑलरेडी आपका ए जो है कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, तो उसको ए के नाम से ही जानिएगा, फिर वेरिएबल होता है, फिर क्या होता है बी लिखते थे, लेकिन बी का ऑलरेडी यूज कर दिया है तो आप यहां पर डी लिख लीजिए। ठीक है, अब वेयर आप बता देना कि आपका ए क्या है। ठीक है, सारे चीजों को बढ़िया से एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो आप बता देना ए क्या है। तो आपका ए है 1 - 1 0 2 3 4 0 1 2। ठीक है, और आप फिर बताना कि आपका x क्या है, तो x इज नथिंग बट इट इज XYZ। और फिर आप बताइएगा कि आपका d क्या है, जो कि कांस्टेंट मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये हो गया हमारे पास 3 17 एंड 7, 3 17 एंड 7। ठीक है, ये हमने कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसके बाद लिखेंगे x इक्वल टू ए इनवर्स d। ठीक है, आप यहां पर देख लो आपका क्या है, ax इक्वल टू डी, तो x इक्वल टू क्या लिखोगे, a इनवर्स d लिखना है। ठीक है, तो x इक्वल टू a इनवर्स d, तो x हमारा क्या हो गया, इट इज XYZ। ठीक है, आप सिंपली x से भी आगे बढ़ सकते थे। a इनवर्स आपका क्या है 1/6 इंटू बी, और b आपके पास क्या है, तो b को हम लोग यहां नोट कर लेते हैं 2 2 -4, इट इज 2 2 -4 -4 2 -4। ठीक है, एंड 2 - 1 5, 2 - 1 5, और हमारा d क्या है, तो d को चलो एक बार और देख लेते हैं। तो हमारा d है 3 17 एंड 7, 3 17 एंड 7। ठीक है, तो ये हो गया। आपको यहां कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा एक प्रोडक्ट क्रिएट करना है। तो आप देखोगे यहां क्या आ गया आपका, इट इज XYZ, और इसे 1/6 आप बाहर ही रखना और प्रोडक्ट क्रिएट करिए। ठीक है, तो इट इज 6 प्लस साइन 34 -28, सेकेंड रो -12 34 -28। अब थर्ड रो को तो कॉलम से मल्टीप्लाई करते, 2 × 3 इज 6, -1 × 17 -17, और इट इज 35। ठीक है, देन सॉल्व करते हैं इसे, तो हमारे पास आ जाएगा XYZ। अब हम लोग 6 से डायरेक्ट डिवाइड भी करते जाएंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 40 - 28 इज 12/6 इट इज 2, एंड ये -40 प्लस 34, तो -6/6 इज -1। ये आ जाएगा हमारे पास -17 प्लस 35 इज 18, 18 प्लस 6 इज 24, तो ये आ जाएगा 4। अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो देखिए आपके x का वैल्यू आ गया 2, y का वैल्यू आ गया -1, एंड z का वैल्यू आ गया 4। तो इस तरीके से आप यहां सॉल्यूशन तक पहुंच पाओगे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब a दिया हुआ है हमारे पास, तो a को वापस से चेक करो, तो आप देखोगे कि a कुछ भी नहीं है, 2 - 3 5, 2 - 3 5, दैट मींस कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमारे पास दे दिया गया है, बोला है कि इसका इनवर्स निकालिए, तब इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो पहले सबसे पहले आपको इनवर्स ही निकालना पड़ेगा, तब जाकर इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो गिवन मैट्रिक्स आप लिख लीजिए यहां पे। ठीक है, गिवन मैट्रिक्स ए इक्वल टू, हमारे पास क्या गिवन है, तो इट इज 2 - 3 5, 3 2 -4 एंड 1 1 -2। सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, सो इट्स कोफैक्टर मैट्रिक्स इज C इज इक्वल टू, ठीक है डायरेक्ट करते हैं,
फर्स्ट पर प्लस साइन करना है, फिर चेंज करना है, तो इसका रो और कॉलम हटाइए, तो ये आ जाएगा -4 एंड -4 इज 0। ठीक है, अब इस पर माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो इसका कॉलम और रो हटाएंगे तो -6 एंड +4 तो -2, सो माइनस साइन भी है तो ये +2 हो जाएगा। 5 तो प्लस साइन हो गया, तो इसका कॉलम और रो हटाएंगे, 3 - 2 इज 1, पॉजिटिव साइन है तो साइन चेंज नहीं करेगा। यहां पर आते हैं तो इसका साइन निगेटिव हो गया है, तो ये रो और कॉलम हटा, तो ये 6 - 5 1 और माइनस साइन है इसलिए -1। इस पर आते हैं, अब इसका साइन पॉजिटिव हो गया है तो कॉलम और रो हटा, -4 - 5, ठीक है, -9 और साइन पॉजिटिव है इसलिए हमारा -9 ही रह गया। अब इस पर क्या आ गया, निगेटिव आ गया, तो इसके कॉलम और रो को हटाएंगे तो 2 -3 इज +3, तो 2 + 3 इज 5 और यहां साइन माइनस है तो इट इज -5। क्लियर है। अब इस पर प्लस आ गया, ठीक है, तो इसके कॉलम और रो को हटाएंगे, 12 - 10 इज 2। अब इसका निकालते हैं तो देखिए इस पर साइन कैसा आ गया, तो माइनस प्लस माइनस साइन है, तो इसके कॉलम और रो को हटाएंगे तो इट इज -8 - 15, तो -8 - 15 इज -23, साइन भी निगेटिव तो 23। लास्ट पर साइन प्लस आ गया तो 4 -9 इज 13, सो इट इज 13। ठीक है, अब ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आपका निकल चुका है, तो आप क्या निकालोगे, यहां पे आप निकालोगे एडजॉइंट ऑफ ए। क्या लिखोगे, सी का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज कर दीजिए, तो कॉलम को रो में चेंज करो, तो फर्स्ट कॉलम जो होगा फर्स्ट रो बनाएगा, सेकेंड कॉलम जो होगा वो सेकेंड रो बनाएगा और थर्ड कॉलम जो होगा वो थर्ड रो बनाएगा। इस तरीके से आपका एडजॉइंट यहां निकल गया। ठीक है, तो एडजॉइंट निकलने के बाद हम लोग इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ऑल्सो ये पहले भी निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब यहां एक्सपेंशन करेंगे तो फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं, तो 2 इंटू इसके रो और कॉलम को हटाइए और ये प्रोडक्ट क्रिएट करिए, तो ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि हमारा 0 आया है, तो 0 लिख देना, माइनस ऑफ -3 इज +3 हो जाएगा। फिर इसके रो और कॉलम को हटाइएगा, 3 - 2 इज -6 एंड माइनस ऑफ -4 इज +4। ठीक है, तो वापस से देखिए एक बार और कि आप क्या लिख रहे हो, इसके कॉलम और रो को, तो -6, 3 × 2 इज -6 एंड +4, तो -6 + 4 इज -2। देखो आपका 2 था तो हम यहां -2 लिख रहे हैं। ठीक है, लास्ट वाला है +5 इंटू, अब यहां पर 3 - 2 इज 1। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, इट इज ये 1 हो गया हमारे पास, तो -6 + 5 इज -1, डिटर्मिनेंट वैल्यू -1 आ गया। ठीक है, अब हमने मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकालना है, तो हम लिखेंगे एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ऑलरेडी हमारे पास निगेटिव आ चुका है, तो हमने डिटर्मिनेंट की जगह -1 लिख दिया और यहां पर हम लोग सी ट्रांसपोज मतलब एडजॉइंट ऑफ ए लिखते हैं, तो इट इज 0 -1 2 -9 23 और यह आ जाएगा 1 -5 एंड 13। माइनस से आप प्रोडक्ट कर दो तो आपके पास ए इनवर्स आ जाएगा बाबू, यहां पे 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 एंड -13। देखिए आपका ए इनवर्स यहां पर निकल चुका है। जब ए इनवर्स निकल गया तो चीजें हमारे लिए बहुत आसान हो गई। अब हमें क्या करना है, इन मैट्रिक्स फॉर्म हम लोग अपने इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने वाले हैं। हमारे पास आ जाएगा ax = b आ जाएगा, जहां पर हम बताएंगे कि हमारा a क्या है, तो वेयर a इज इक्वल टू। ठीक है, तो वापस से कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हमें लिखना पड़ेगा, तो 2 - 3 5 3 2 -4 2 - 3 5 3 2 -4 एंड द लास्ट वन इज इट इज 1 1 -2, इट इज 1 1 -2 और जो हमारा x होगा वो होगा XYZ। ठीक है, और हमारे पास जो b है ऑलरेडी, अगर b कहीं यूज हो गया होगा तो हम b नहीं लिखकर उसको d या कुछ भी और अदर लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग b यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास b सिंबल कहीं पर भी नहीं है। तो हमारा हो गया 11 -5 और -3।
तो b हो गया 11 -5 और -3। तो इस तरीके से आपने अपने सभी चीजों को यहां पर इकट्ठा कर लिया और ए इनवर्स भी ऑलरेडी आपके पास आ ही चुका है, ये है ए इनवर्स, तो जहां यूज होना होगा उसे यूज करेंगे। देयरफॉर x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इट इज ए इनवर्स b लिखेंगे। ठीक है, मतलब x के लिए ए इनवर्स को b के से प्रोडक्ट करना है। तो अब ए इनवर्स की बारी है, तो 0 1 -2 इट इज 0 1 -2 एंड देन हमारे पास क्या आएगा, -2 9 -23 -2 9 -23 एंड द लास्ट लाइन इज -1 5 -13 -1 5 -13 और b क्या है हमारा, तो b है 11 -5 और -3। अब इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो रो 1 के हर एक एलिमेंट को, कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कॉलम के कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो 0 इंटू 11 इज 0 प्लस 1 इंटू -5 इज -5 -2 इंटू -3 इज +6। ये हमारा पहला यहां मिल चुका है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -2 इंटू 11 -22, 9 इंटू -5 -45, -3 इंटू -3 इज -23 इंटू -3 इज प्लस साइन हो जाएगा, ये 63, सॉरी इट इज 69, इट इज 69 प्लस 69। ठीक है, लास्ट इट इज -11 -25 एंड +39, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब आप उसको सिंप्लीफाई करोगे और यहां लिखोगे x y z इक्वल टू। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो ऊपर में हमारे पास 1 आ गया, नीचे में देखते हैं तो ये आ जाएगा 69 और ये आ जाएगा 7 और 67 माइनस साइन के साथ, तो ये आ गया 2। तीसरा हम लोग देखते हैं तो ये है 39 और इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा -36, तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास x का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, y का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया और z का वैल्यू क्या आ गया, इट इज 3। तो ये 1 2 एंड 3 आपके रिस्पेक्टिव रिजल्ट्स हो गए, वैल्यूज हो गए। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने अपने डिटर्मिनेंट को बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है और इससे बाहर आपके एग्जामिनेशन में कुछ भी नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप काइंडली चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट उठा सके। ठीक है, एंड थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।